इसलिए कि वो जानते हैं कि अगर हम विधि से बच जाएंगे, हमारे समाज के लोग विधि पर इसलिए नहीं बनना चाहते हैं, वो जानते हैं कि अगर हम विधि में बन जाएंगे तो हम मनमाना नहीं कर पाएंगे, अपने मन का नहीं कर बिल्कुल सही है। पाएंगे, या अपनी चीज को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। भाई, विधि का बंधने, विधि से बंधने का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी चीज न रख सके। विधि से बंधने का तात्पर्य ये है कि हर आदमी एक सामाजिक विधि जो है कि वो समाज के अच्छे चीजों को, सभ्यता को लेकर के केवल सभ्य चीजों को उसमें शामिल किया जाता है। और आपकी बात को रोका थोड़ी जाएगा, किसी के भी बात को नहीं रोका जाएगा, वो अपनी बात कहे, अगर वो अच्छा है तो विधि, उस विधि में वो शामिल किया जाएगा। लेकिन रह गई बात कि लोगों को इस पर चल, लोग ये चलना क्यों नहीं चाहते हैं, ये हमारे समझ में नहीं आता है। या तो फिर एकदम स्पष्ट हो कि स्पष्ट इस पे घोषित कर दिया जाए कि हाँ, समाज के लोग मनमाना ही रहना चाहते हैं, विधि से कोई मतलब नहीं, विधिवत कोई कार्य करना नहीं चाहते, सब काम मनमाना करना चाहते हैं। या तो ये घोषित कर दिया जाए। और यही यही आज रीजन रहा है। आज हमारे समाज के इतना संख्या होने के बावजूद, संख्या, और संख्या ही नहीं, हम तो कहते हैं कि सर्वगुण सर्व शक्ति प्रतिभा संपन्न, ये शब्द हम उस पर देते हैं अपने समाज के लिए। लेकिन हमारे समाज के बहुत लोग बहुत केवल बहुत केवल बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। केवल इसी चीज की वजह से, जो एक साथ न तो उठना बैठना। अभी जैसे कल शुक्रवार को एक मीटिंग थी। नाविक सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर सर, जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आनंदी, नमस्कार। जी, नमस्कार। मैं थोड़ा सा एक एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन वाली मीटिंग में हो गया था, तो 10 मिनट ज़्यादा, 5 मिनट ज़्यादा वहाँ लग गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर लोग इस विषय पर एक क्यों नहीं होना चाहते हैं। क्या मनमाना चलने से ही विकास होगा, या हम चाहें कि हम ऐसे कर दे तो समाज का विकास हो जाएगा? क्योंकि वो तो होगा ही नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति जब करेगा तो उसके पीछे 10 लोग उसको रोकने वाले रहेंगे। तो इस आधार पे तो विकास होना ही नहीं है। और यही रीजन है आज तक हमारे समाज के पिछड़े होने का, कि जब आप अकेले करना चाहेंगे, अकेले अपनी राय से करना चाहेंगे, केवल अपनी नीति से करना चाहेंगे, जो सामाजिक नीति ना हो, समाज का नीति ना हो, उस पर जब करना चाहेंगे तो यही हाल होगा, और समाज ऐसे ही ज्यों का त्यों बना रह जाएगा। अभी शुक्रवार को मेहरा समाज की मीटिंग थी, उसमें हम भी जुड़े हुए थे। जी हालांकि हमने जी उसमें जी। हाँ, हमने बोला नहीं। और हम जुड़े हुए केवल थे, हम देख रहे थे कि वहाँ 8 बजे से रात से जो है कि मीटिंग थी, और कुल 70 लोग उसमें पार्टिसिपेंट थे। 70 लोग पार्टिसिपेंट थे। अब ये जी सोच लीजिए कि 70 लोग उसमें जुड़े थे, सतनामी समाज के सभी लोग थे। अब सतनामी समाज की संख्या टोटल जो है कि 1100-1200 है टोटल। सतनामी समाज की, जो सतनामी जो है कि वो पंथ में है, वो केवल 1200 है। अब 1200 लोगों में से करीब 70 लोग जुड़े हुए थे। और यदि निषाद समाज को देख लिया जाए तो जल जंगल पहाड़ एवं नदी घाटी वासी पूरा का पूरा 52% है पूरे भारत में। पूरे जो है कि अगर विश्व में देखा जाए तो समझ लीजिए कि अधिकतम वही पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ उठने बैठने का कोई सवाल है नहीं। अब एक यूनिटी, वो भी हमारे ही समाज से, मैं जानता हूं मेरा समाज हमारे समाज से, अब वो एक यूनिटी उधर निकल रहा है। अब उधर निकल करके वो अपना जो है कि केवल एक नीति पे, कि हम सतनामी हैं और हम वो बाबा घासीदास को मानते हैं, और बस केवल बाबा घासीदास को मानेंगे, और उन्हीं तक वो जो है कि सीमित, और 1000-1200 में सीमित है। तो जय जय ऐ- सीताराम। ऐसी स्थिति में जय श्री राम।
हमारे समाज का विकास तो संभव ही नहीं है। तो ये विडंबना कैसे तोड़ी जाए, मथुरा लाल सर जी, ये इस विडंबना को कैसे तोड़ा जी जाए, आगे ये जो है कि बताइए आप जरा कि इस विडंबना को कैसे तोड़ा जाए कि वेट लोग। 2 मिनट जी बताइए मथुरा लाल जी। भाई वहाँ जी जी सर वहाँ हाँ बैठो आसन बताइए पकड़ क्या जो है कि ऐसा कोई रणनीति हो जिससे हम सफलता ले सके, क्या हो इसी रणनीति होगी। जी अगर आपके पास भी कुछ हो तो बताइए, नहीं हालांकि पर्सनल ला। जी इसमें आज 2 मिनट लेना चाहूंगा आदरणीय जी आदरणीय बताइए। इसमें दोष समाज का नहीं है आदरणीय। हम उस विकृति को दूर करने के लिए ही ला बना रहे हैं। जो नव सृजन हो रहा है, जी जो नव सृजन हो रहा है, नई पीढ़ी जो आ रही है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आ रही है। उसका उसका रीजन रहा है कि आज समाज में कारण, मुख्य कारण की ओर जाते हैं हम, तो हम वास्तविक रूप में अपने पूर्वजों को नहीं पहचान पा रहे हैं। और सबके इतिहास तो मिलते हैं राजे महाराजाओं के, लेकिन हमारे यहाँ महाराज निषाद राज जी के अलावा कोई ज्यादा उल्लेख नहीं दिया गया। हमारा इतिहास कहाँ गया? जब महाराज इतने बड़े थे तो उनका इतिहास कहाँ गया? क्योंकि हमारी पूर्वज, हमारे अग्रज यानी हमारे पिताजी चौथी या पांचवी पढ़े थे। उसके परिणाम स्वरूप हम 11वीं 12वीं बैचलर और आज बच्चे मास्टर डिग्री और सारी प्रतिभाएं उभर के सामने आ रही हैं। उसका रीजन है अनुवांशिकी उतरती है, अनुवांशिकी अगली पीढ़ी में जाती है। उस अनुवांशिकी के आधार पर जो गुण माता पिता के अंदर पाए जाते हैं, उन गुणों को 100% ना सही फिर भी 60%, 3 गुण तो माता पिता के पहुंचते हैं। उसमें अनुवांशिकी है ये। तो वो जो जिस छोटी सोच में वो बच्चों ने जन्म लिया है, तो उसको लेके वो आते हैं। जो है अनपढ़ रही है हमारी अगली पीढ़ी, हमसे हमसे आगे वाली पीढ़ी अनपढ़ रही है, जंगलों में भटकी है, पहाड़ों में रही है, भूखंडराओं में रहा है। और नदियों में उस समय इतना जल हुआ करता था कि पार करने के लिए बिना नौका के अलावा कोई राह नहीं थी। तो उस समय हम शास्त्रीय ज्ञान से, वैदिक ज्ञान से और हमारे पूर्वजों के ज्ञान से भिन्न हो गए थे। हम सिर्फ अपने पिता तक सीमित थे, पिता को जानते थे। दादे परदादे कौन है, सब चीज़ों को हमारे पास कोई लेखा पढ़ी का वो नहीं था। क्योंकि अब नई पीढ़ी में आ रहा है, तो हमारा उद्देश्य आदरणीय सिर्फ इतना सा है, मंदिर एक श्रद्धा का स्थान है। समाज कोई भी रहे, हमारी हो या अदर हो, ये एक ऐसा आस्था का केंद्र है। आदरणीय अगर आज्ञा हो तो मैं एडवोकेट जयपाल सिंह विनायक जी को लेना चाहता हूँ लाइन पे। ले लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 तो वो जो गुण उतर के आया है ना, कुछ भयभीत हैं जी और सच्चाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, सच्चाई को नहीं जान पा रहे हैं। इस मानव तन का मेरे ख्याल से वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या सदुपयोग होना चाहिए। जो है इसलिए वो अपने धुन में ही जी रहे हैं। जो है अपने आप को सर्वोपरि समझकर, जो पुरानी पीढ़ी रही है, हमारे वर्ग में ही देखें हम, जो है हमारी उम्र में, मैं अपनी उम्र में देखता हूँ, तो लगता है कि हमने जितना ज्ञान देखा था अपने पिता से पाया था, उससे थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। और आने वाली पीढ़ी हमारी हमसे थोड़ा और 2 कदम आगे बढ़ी है। और अब तीसरी पीढ़ी जो आ रही है, वो एक विकसित पीढ़ी आने वाली है मानवर, ऐसा मेरा मन मानता है। जो है अभी हाल में जुड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ कारण उसका शिक्षा का ना होना, ज्ञान का ना होना, अज्ञानता अंधेरे में जीते रहना। तो वो कितना आगे बढ़ पाएंगे? उस सोच को एकता का, संगठन का महत्व ही नहीं समझ पा रहे हैं। वो एकांगी चलने के कारण
एकांत में जीवन जिया है कि उस समय में भी सुरा का बड़ा उपयोग हुआ करता था। हमारी पीढ़ी में भी हम देख रहे हैं, इस पीढ़ी में भी काफी उपयोग हो रहा है। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे बाद जो पीढ़ी आई है, उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। वो पीढ़ी सुरा से दूर रहना चाहती है, प्रयास कर रही है वो, और हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी एक ये विकृति को खत्म कर दे। इसकी महत्ता लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि वे अपने मरते हुए पिता को देख रहे हैं कि पिता हमारा किस हाल में गया। तड़पते हुए भाई को देख रहे हैं ए बाबू, कि इसकी रीजन क्या रहा। सुइया धगवा दे दे। और जो आने वाली पीढ़ी है, इन सब चीजों से त्रिंगम संगम होकर जो निकलने वाली है, तो इसके लिए हमें संघर्ष तो करना होगा। अभी लोगों की जो वर्तमान पीढ़ी जो प्रचलित पीढ़ी जिसको कहें, उसमें हमें शिक्षा का बोध कराना होगा। हमारे इतिहास को जागृति में लाना अनिवार्य है। जब तक इतिहास जागृति में नहीं आ सकता, तब तक लोगों की समझ में नहीं आएगा। मंदिर हमारा एक आस्था का केंद्र है। यहाँ पे हम एक विचार रखा है। मैंने प्रथम बार जब भेंट हुई थी, उस समय भी कहा था, जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ इस सिटी सेंटर में 70 बाई 70 जगह है। इसका श्रद्धा का केंद्र के साथ साथ आस्था का केंद्र और संस्कार का केंद्र बनाने का मन है। सभी का साथ सहयोग रहेगा। आप जैसे महापुरुषों का अगर अनुभव हमें मिलता रहेगा, तो हम इन जगहों पर जो विधि बनाई जा रही है, उस विधि का उपयोग करेंगे और उस विधि को हम पढ़ाएंगे मानव। ऐसा मेरा सोच है। अब इसमें मेरा सोच कहाँ तक जा रहा है, भाग रहा हूँ या कहीं मैं भाग तो नहीं रहा हूँ, आगे तो नहीं जा रहा हूँ, या कहीं गलत दिशा में नहीं जा रहा हूँ। अगर कुछ उचित अनुचित निकला हो तो संशोधन के लिए आप जैसे प्रबुद्धजनों का मुझे सहारा मिला है, तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। जी, बस इतना ही कहना चाहता था कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ ऐसा विचार बनाए हैं कि हम आस्था के केंद्रों पर संस्कार का केंद्र बिंदु स्थापित कर दिए जाएं। जहाँ जहाँ आस्था के केंद्र हैं, सभी को एक ग्रुप में लाया जाए। आस्था केंद्रों से मंदिरों में सब जानते हैं, हम इस पे कई बार चर्चाएं हुई हैं, सब कुछ है। मंदिर आज का एक आस्था का केंद्र है, 3 पीढ़ियों का संगम है। आस्था के केंद्र के साथ संस्कार की प्रणति प्रत्येक आस्था के केंद्र पर रखी जाए। समाज के, चाहे वो छोटा ग्रामीण हो, शहरी हो, कस्बा महानगर में हो, उस हिसाब से उसकी व्यवस्थाएं जोड़े जाएं तो अति उत्तम होगा। बस इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मानव क्षमा करें अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई तो। जी, कंटिन्यू धन्यवाद सर। प्लीज। परिवार में जब हम बैठते हैं, तो परिवार में क्षमा का शब्द नहीं होता है, और हम लोग इस समय परिवार में हैं। जी जी अगर कहीं जी एक साथ बैठे हुए हैं और परिवार में कभी आपसे त्रुटि होगी, तो निश्चित है कि परिवार वही होगा जो परिवार के लोग स्पष्ट बता देंगे कि भैया देखिए यहाँ आपसे त्रुटि हुई है। जैसे मुझसे त्रुटि हुई है, तो वो आप भी बता देंगे कि हाँ नागर जी वहाँ पे आपसे त्रुटि हुई है। तो परिवार वही हम मानेंगे और वही परिवार है। जी 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 अगर वहाँ पे ये जो है कि ये चीज़ें नहीं रह गई, जी तो जी परिवार ऑलरेडी खत्म। और आज हमारे निषाद समाज जो निषाद परिवार है, इस परिवार को टूटकर विखंडित होने, इतने खंडों में बंटने का रीजन भी यही है। आज कितने खंडों में, लगभग 1200-1500 खंडों में केवल भारत में बटा हुआ है। 1200-1500 उपजातियों में बटा हुआ है। मतलब एक परिवार बड़ा हुआ तो परिवार के लोग उनका विश्वास नहीं किए, परिवार में जो सीनियर है वो कुछ बताने लगा तो उसका लोग नहीं माने, और उसके बाद जो है कि वो अपने ढंग से चलते रह गए, और सब वही मनमाना चलते चलते परिवार बिखरने। तो चूंकि वो चाहते हैं कि परिवार में जब हम बच के रहेंगे तो परिवार को
नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा, परिवार जैसे कहेगी वैसे चलना पड़ेगा, और इसको छोड़ करके लोग मनमाना चलना शुरू कर दिए। और आज यही स्थिति है, यही विकर्ण आज यही जी जी पूरा पूरे समाज के यही कारण, जी जी पूरे समाज के यही कारण। तो हम बिल्कुल सही चाहेंगे है हमारे सर। साथ जो जुड़ गए हैं, हम चाहेंगे हमारे साथ जो जुड़ गए हैं, एक नए साथी जुड़े हुए जी हैं, एक नए साथी जुड़े हुए हैं। जी डबल आवाज। ज्वाइन अर्जुन सिंगराहा जी जुड़े हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि अर्जुन सिंगराहा जी, आप सर अपना परिचय देते हुए अपनी बात को रखिए। अर्जुन सिंगराहा सर। अर्जुन सिंगराहा आईडी से कोई साथी जुड़े हुए हैं। अब हो सकता है उनका नाम कुछ और हो, किसी और का मोबाइल लिए हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों के सामने अर्जुन सिंगराहा आ रहा है। तो अर्जुन सिंगराहा साहब से हम चाहेंगे कि वो अपनी बात को रखें। हेलो अर्जुन सिंगराहा जी, सर हमारी आवाज आ रही है? मथुरा लाल सर जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। चलिए ठीक है। अर्जुन सिंगराहा सर आवाज नहीं सुन रहे हैं, तो रमेश जी, रमेश जी, हाँ चलिए। अर्जुन सिंगराहा सर जी आ चुके हैं, माइक उनकी ऑन हो गई है। रमेश जी हेलो आप बात रखिए। जी सर बोलिए। हेलो हाँ बताइए सर बताइए। जी, मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ। अर्जुन सिंह रहा है मेरा नाम। मैं जी अभी तो सिर्फ मैं आप लोगों की बातचीत सुन रहा था, बस सुनना ही है मेरे को, अभी बोलना कुछ नहीं है। ओ, ऐसी हेलो ऐसी कौन सी बात है कि बोलना प्लीज कुछ अपना नहीं? पूरा परिचय तो देते, जी परिचय अपना दे अपना दीजिए पूरा सर। परिचय तो देते। जी मेरा नाम अर्जुन सिंह रहा है, जबलपुर गढ़ा में रहता हूँ, जी और निषाद सिर्फ मछलियों का काम करता हूँ मैं। जी जी बहुत जबलपुर बढ़िया। जबलपुर में अपना मछली। अपना माइक अनम्यूट कर लो प्लीज सर, कंटिन्यू। चलिए धन्यवाद सर। रमेश जी, रमेश जी आप अपनी बात रखिए। विषय विषय वही है, आज के विषय पे हम लोग उसी पे केंद्रित हैं कि आखिर हमारे समाज के लोग विधि से क्यों नहीं बदलना चाहते हैं, और विधि से बढ़कर कार्य क्यों करना नहीं चाहते हैं, और जो विधि हमारी बनाई गई है वह कैसे हम समाज के लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को कैसे उस विधि में बांधें। इसी पर जो है कि हमको यही इसी पर केंद्रित है कि आखिर इसका कारण क्या है। जी रमेश जी। हमारे ये तो जैसे विधि से बनना क्यों नहीं चाहते, कुछ तो अशिक्षा कारण और कुछ है उसमें घमंड है उन लोगों से कि जो मैं बोलूं वही सत्य है, जो मैं कह रहा हूँ यही मानने के लिए सब तैयार है। ये भी कारण है। और दूसरा सर, विधि तो विधि से तो आज से नहीं, बहुत पहले से हम तो देख रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ विधि पूर्वक हर कार्य हुआ करता था। शादी विवाह में जो है हर एक विधि थी कि ऐसे नहीं इस तरीके से चला जाए। विधि पूर्वक तो बहुत पहले से चला जाता रहा, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ियां आई कुछ लोगों के कारण। क्योंकि अगर विधि पूर्वक नहीं होता तो हमारे यहाँ यहाँ हम जैसे आपको पंचायती रोकेंगे, फसल। यहाँ रोकेंगे 1 मिनट। देखिए, विधि पूर्वक जो था वह जो है कि केवल अलिखित विधि था, और अलिखित यही विधि 1 मिनट बता दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा उस पर भी गौर कीजिएगा कि अलिखित विधि में लोग मनमाना रहते हैं। तो इसको गौर करके फिर आगे आप बात रखिए जी। यही सर हम बोलना चाह रहे थे कि हमारे पास कोई लिखित विधि नहीं थी।
हैं चल रहे थे। और जी विधि और अपने तरह से उस समय के लोग बनाए, लेकिन लिखित नहीं होने के कारण अपने मनमाना चलने लगे। और कुछ जो है उसमें जो है जैसे फूट डालने वाले व्यक्ति, अरे ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो उसमें जो है विरोध करके हर चीज टूट गई। और आज जो लिखित विधि, ये पर्सनल लॉ चल रहा है, अगर ये हमारा समाज में अच्छा कार्य कर गया और कार्य कर रहा है तो ये सभी ने हाँ बोलिए, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। और सर हमारे हिसाब से तो यही सब है। आगे जो है भविष्य में क्या हो क्या न हो, और आगे के लिए कार्य किया जाए। लिखित विधि जो आज पर्सनल लॉ के लिए आप लोग और सब समाज के लोग समर्थन कर रहे हैं, उसमें हमारा भी समर्थन है, हमारे लोगों का समर्थन है। और हम इसमें थोड़ा कहीं जा रहे हैं, इसलिए जो है क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद हाँ रमेश जी। हाँ आप हाँ निश्चित है कि आपने इस निषाद समाज को निषाद समाज शब्द में बांधने के लिए आपने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, और आप उसके बधाई के पात्र हैं कि आप हमेशा कार्य पे रहते हुए भी हमेशा ऐसा सहयोग करते रहे हैं, और हमेशा यही चाह रही कि जो मल्लाह बिंद केवट तमाम जो उपजातियां हैं वो एक ही शब्द निषाद समाज में समाहित हो जाए। इसके लिए आप 2010 में भी एक प्रयास किए, वो प्रयास असफल रहा, लेकिन उसी प्रयास का बीज आज यहाँ तक है जो भी है, और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरालाल मांझी सर ने, जिनको जोड़ने के लिए अभी कहा था, जयपाल सिंह विनायक। तो जयपाल सिंह विनायक सर का स्वागत है इस मंच पर, और हम चाहेंगे कि मथुरालाल जी। जी जय जवाहर जय जीत। तो विनायक साहब प्लीज। विनायक सर आए और अपना परिचय देते हुए अपनी बातों को रखें। जी जी जी। विनायक सर। हाँ वो सफर में है, सफर में है, मेरी बात हुई थी, सफर में है वो, अपनी उसको सुन रहे हैं जो है चर्चा उन तक पहुंच रही है, वो सफर में है, थोड़ी देर में फ्री होने वाले हैं, कोरबा से चांपा जा रहे हैं रास्ते में। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप आपका माइक। परिचय आपका परिचय मैं आपका परिचय मैं दे देता हूँ। जी दे आप दीजिए। कोरबा कोर्ट में एज ए एडवोकेट, हाई कोर्ट बिलासपुर एज ए एडवोकेट वर्क करते हैं। समाज छत्तीसगढ़ का 14 राजगद्दियों में बटा हुआ है। यहाँ पे समाज का अपना लॉ है और इसको कोर्ट भी मानता है। मैं स्वयं अहमदाबाद हाई कोर्ट से केस वापस लेके आया था, उस लॉ में 14 गद्दियों में बटा हुआ है। और आप विनायक जी एज ए एडवोकेट वहाँ के बहुत बड़े समिति के, केंद्रीय समिति है यहाँ पे 14 राजगद्दियों को जो बांधती है, पूरे छत्तीसगढ़ को, केवट समाज को बांधती है। उस गद्दी के 14 गद्दियों में केंद्रीय गद्दी शिवरी नारायण है, महानदी के तीर पर है। यहाँ पे भगवान 24 अवतार का निषाद राज भवन बना हुआ है। निषाद राज जी का मंदिर बहुत प्राचीन है, उसके आप संरक्षक भी हैं और उसमें ट्रेजर भी हैं, एज ए ट्रेजर, और चुनाव अधिकारी भी हैं। तो अभी वो बाइक पे हैं, उनको अपन सुनेंगे, समय वो जरूर देंगे। और मैं विनायक जी सुन रहे हैं तो मैं अनुनय करना चाहूंगा कि भाई अजीत जी और बहन संतोषी वो जरूर जोड़ें जो है। ठीक है श्री सर, कंटिन्यू प्लीज। चलिए धन्यवाद सर। बहुत सर अच्छी बात है कि ये जो आपने बताया कि थैंक यू छत्तीसगढ़ के सर। 14 महापंचायतों को मिला करके विनायक जी उसके संरक्षक भी हैं, और वो चुनाव अधिकारी भी हैं, और 14 लोगों को। अब एक सवाल यहाँ पे आपने थोड़ा सा जगह की छोड़ा कि उसमें विधि से कोई विधि वहां पर है जिस विधि से आप अपनी किसी मुकदमे को भी वापस लिए थे, तो हम उस विधि को भी उनसे जानना चाहेंगे। जयपाल सिंह जैसे ही जुड़ते हैं तो उस विधि को हम उनसे इस चीज़ को जानना चाहेंगे कि ऐसा
उनका विधि क्या है, और हमारा जो है कि पर्सनल लॉ उस पर कहाँ तक टैली होगा या नहीं टैली होगा, उसको हम लोग कैसे टैली कर पाएंगे, इस पर जो है कि चर्चा होगी जी। तो हम एक संध्या माझी जुड़ी हुई है। तो अब सनिध्या है, संध्या है, जो भी है, संध्या माझी नाम से कोई जो है जुड़े हुए हैं साथी। तो हम चाहेंगे कि वो सामने आए और अपनी बात रखें, अपना परिचय देते हुए। संध्या माझी जी, कोई साथी जुड़े हुए हैं, अपना परिचय दें। संध्या माझी सामने आ रहा है, सनिध्या करके लिख रहा है, सनिध्या। तो जो भी है जी, अपना परिचय दें जी, परिचय दें। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार हेलो। सर जी, नमस्कार। संजय माझी है। ओ चलिए, ठीक ठीक। तो अलीराजपुर जिला है ये। जी अलीराजपुर जिले से सम्मिलित हुआ। मैं ये बहुत दिन से देख रहा था, ये आपके ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने ये देखा, तो मैंने चलो आज जुड़ता हूँ यार, मैं जुड़ के देखता हूँ, मैंने क्या चर्चा चल रही है समाज के बारे में, इसलिए मैंने अभी इसमें ज्वाइन करा आपके ग्रुप में। चलिए, स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। और इस अच्छी जी। बात में और अच्छी बात ये होगी कि आप हमेशा जुड़े, और हमेशा जब जैसे एक बार बात हो रही है, एक बार आप जुड़ेंगे तो एक बार से पूरा का पूरा परिचय आप नहीं जान सकेंगे कि क्या बातें हो रही हाँ हैं। ठीक, सही। तो उसमें तो केवल उसी जी, जी। एपिसोड में जो बातें होंगी, केवल उतने तक आप जो है कि सीमित रह जाएंगे, और अन्य जो बातें हैं वह वहीं की छूट जाएंगी। तो ऐसे में वह आपको लगेगा केवल उसी परिप्रेक्ष्य में, जिस परिप्रेक्ष्य में आप एक बार देखे हैं उतने तक आप उसको समझेंगे, अन्य जो उसमें चर्चाएं हो रही हैं उस पर आप नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम आपसे भी यही चाहेंगे, या जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सबसे यही चाहेंगे कि हमेशा मीटिंग में जुड़े, तो हमेशा एक अलग अलग गतिविधियां जो हमारे सामने आएंगी, वो हर गतिविधियों से हम उस पर परिचित रहेंगे जी। जी धन्यवाद। साहब, सही आप। जी साहब, आपकी सही आप बात। जुड़े संजय जी, स्वागत है। और जी साहब, चलिए, अब अगली हम बार और जुड़ने की कोशिश तो करूंगा मैं। जी जी, स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। माइक म्यूट हाँ। रखिए। भूपेंद्र सर, जी अब हम साहब। चलेंगे भूपेंद्र सर के पास। भूपेंद्र सर, आज का विषय जो है वो आपको पहले ही भेजा गया था, और इस पर हालांकि चर्चा में काफ़ी उत्तर मिल चुका है, और काफ़ी उत्तर मिल चुका है, लेकिन थोड़ा सा उस उत्तर को आप वेरीफाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। उत्तर ये मिला कि विधि हम बना लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, विधि गलत भी नहीं है, समर्थन भी है, और विधि को ही उतार करके हम सबको एक साथ कर सकते हैं। यही उत्तर आया है। तो आपसे चाहेंगे कि आप इसको वेरीफाई करें। जी जी। भूपेंद्र सर। यस, जी सभी विद्वान साथियों को मेरा नमस्कार। वो सब्जेक्ट विधि से संबंधित है, वो भी शायद पर्सनल लॉ वाला मामला था। जी। और उसमें आपने कुछ क्वेश्चन इस तरह से किया था कि लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमें दोबारा उस पर प्रतिक्रिया लेना है। कुछ इस तरह की बातें थी पहले, मैं समझ रहा हूँ ये बातें थी शायद। जी यही है। हाँ, मैं आज बहुत गंभीर बात नहीं रख पाऊंगा, इसलिए कि जो ये कानून है, विधियां हैं, ये जब लागू होती है ना समाज में, किसी समाज में, तो उनकी समीक्षा लगातार होती रहती है। इसलिए उनकी कमियों को मैं उस दिन भी यही कहा था, उनकी कमियों को, उनकी अच्छाइयों को जब वो परिवर्तन में आती हैं, इन्फोर्समेंट में जब आती हैं वो, तब वो समझ में आती है बातें। अभी तो मान लीजिए आपसे तमाम सारे सवाल किए जाएंगे, जो साथी आपकी ड्राफ्टिंग को पढ़ेंगे
उसमें तमाम सारी बातें वो लोग बताएंगे भी, सुझाव भी देंगे। संविधान बना ना, तो आज तक तो वो संशोधन हो रहे हैं, अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, पार्लियामेंट कर रही है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो अनवरत चलती हैं। तो उससे जो क्वेश्चन समय समय पे राइज होते हैं, उनके हल निकाले जाते हैं। तो ठीक वैसे ही जो आपने ड्राफ्ट किया है, जब इन्फोर्समेंट आपका होगा तो लोग तमाम सवाल करेंगे, उसी सवाल से हल भी होगा और उसी हिसाब से आप अमेंडमेंट भी करेंगे। और मैं समझता हूं कि कुछ दूर से एक कहानी वहानी टाइप का, देखिए मेरे अंदर एक ये चीज है ना कि कोई चीज मैं बहुत गंभीरता से लेता हूँ, और उसमें मैं थोड़ा सा, क्योंकि दर्शन शास्त्र का, फिलॉसफी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो किसी भी मैटर को मैं फिलॉसफिकल ढंग से एनालाइज करता हूँ। और होता यह है कि मैं बहुत गंभीर उसमें घुस जाता हूँ, बहुत गहराई में घुस जाता हूँ, और उस गहराई में जब सामने वाला नहीं पकड़ पाता है, तो जितनी मेहनत, जितना आर्गुमेंट, जो स्टेटमेंट, जो वक्तव्य होता है, उसके तमाम अर्थ लगा लिए जाते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के जहन में बात भी ना आती हो, दिमाग में बात भी ना आती हो कि किस जगह से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं उसका सामान्यीकरण करूं। सामान्यीकरण करने, सिंप्लीफिकेशन करने से ये हो जाता है कि थोड़ा सा लोगों की समझ में बात आ जाती है, जो मैं समझता हूँ। बातें मेरी सब फिलॉसफिकल, दार्शनिक बन जाती हैं, इसलिए कि मैं सोच ऐसे ही लेता हूँ हर चीज को कि इसका हल क्या होगा, इसकी हिस्ट्री क्या होगी, या रही होगी, या आगे क्या होगा इसका। कुछ इस तरह के परिणाम पर मैं अवलंबित हो जाता हूँ। तो एक मजेदार बात बताऊं आपको, वो फिलॉसफिकल है। वो ये है कि अंधों के शहर में मैं आईना बेचने चला हूं। ये वाक्य आप, इस सेंटेंस को आप पकड़िए, मेरी अपनी सोच है। मैं अंधों के शहर में आईना बेचने चला हूं। सवाल इस बात का है कि जब पूरा शहर ही अंधा है, तो आपका आईना बिकेगा, आपका बिजनेस चलेगा? तो मैंने सोचा ठीक है, अंधों के शहर में हमारा आईना नहीं बिकेगा, लेकिन जब मैं ये बोलूंगा गलियों में, शहरों की गलियों में, मोहल्लों में कि आईना ले लो, इस आईने में बड़े गुण हैं, ये आईना दवा का काम करेगा, इस आईने से कुछ लोगों की अंधेपन दूर होंगे, कुछ लोगों की जो बीमारियां पुरानी हैं वो दूर होंगी, कुछ लोगों को दोबारा रोशनी आएगी, कुछ लोग भले चंगे हो जाएंगे। आईना बेचने के पीछे मैं ये बताऊंगा जब लोगों को कि ये फायदे हैं इस आईने के, और आईने के पीछे जो उसके समाधान की चीजें हैं, वो कारण बताऊंगा, निवारण बताऊंगा। तो बिजनेस चले या ना चले, मेरी आवाज कम से कम उन मोहल्लों में, गलियों में, लोगों के बीच में जानी चाहिए। मैं ये सोच करके आईना उस अंधे शहर में बेचने के लिए आया हूं। पूरा आपकी विधि निर्माण का, पूरे आपके पर्सनल लॉ का, कहीं भी कोई भी कानून बना हो, उसका लब्बो-लुबाब यही होता है कि हम एक कानून बनाएंगे, एक व्यवस्था देंगे, उस व्यवस्था से जो जिस समाज के लिए बनाया गया है वो उससे लाभान्वित होगा, वो विकास करेगा, और तमाम दुनिया की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी अच्छी हवाएं आ रही हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं, हमारी खिड़कियां चारों तरफ से खोल दी जाएंगी। मकान में शुद्ध हवा आएगी, और शुद्ध हवा आने का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का मतलब हमारा जीवन
लंबा, स्वस्थ और अच्छी सोच पैदा करेगा। इसलिए हम लोगों का ये प्रयास है कि भाई अंधों के शहर में मान लिया कि लोगों के उसमें अभी बहुत सारी कमियां हैं, पिछड़ा समाज है, हजारों साल से दमित है, और यूं कह लीजिए कि आज भी उसके लोग उन कॉलेजों को, यूनिवर्सिटीज को, साइंटिफिक टेम्पर को आज भी इग्नोर करते हैं। बहुत हाई क्लास पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो भी ग्रेजुएशन तक पहुंच चुके हैं या समाज को पढ़ चुके हैं, इसके बावजूद वो उसी अंधकार में अपने को सरवाइव करना चाहते हैं। यूं कह लीजिए कि उसी अंधकार के साथ वो भी उसी अंधी भीड़ में अपना लाइन लगाते हुए चल रहे हैं। करते क्या हैं अंधे कि कहीं भी चलेंगे तो एक दूसरे को पकड़ के चलेंगे, इतनी समझ है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो आगे चल रहा है वो भी अंधा है, जो पीछे चल रहा है वो भी अंधा है, बीच के लोग जो हैं वो भी अंधे हैं। तो कारवां जाएगा कहाँ? जब सारे लोग अंधे हैं तो कारवां जाएगा कहाँ? इस बीच में एक आवाज आती है कि रुको, समझो, सुनो और मेरे साथ आओ, मेरे पास आंख है, मैं तुम लोगों को दिशा दूंगा, मैं तुम लोगों को अच्छी जगह ले जाऊंगा, मैं तुम लोगों को इस अंधेपन से निजात दिलाऊंगा। मान लीजिए किसी के कान में ये बात ना पड़े, मान लीजिए कोई आवाज सुन ना पाए, मान लीजिए कोई और वजह से लोग हमारे पास न आ पाए, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हम आवाज देते रहेंगे। कुछ आवाज तो पहुंचेगी, कुछ लोगों के दिमाग में बदलाव आएगा, कुछ हमारे पास तो आएंगे, और आएंगे तब मैं उनको बताऊंगा कि आईना किस काम का है। लेकिन आईना बेचने के पीछे ये कहना पड़ेगा कि हमारा जो आईना है वो आपकी आंख खोल देगा, वो आपके अंधेपन को दूर कर देगा, वो जो आप इधर उधर भटक रहे हैं उस भटकाव को दूर करेगा। ये हमारे आईने की क्वालिटी होगी, ये उसका गुण होगा, ये हमें बताना पड़ेगा, इसी की आवाज लगानी पड़ेगी। थोड़ा घुमा के बोल रहा हूं, हो सकता है कि विषयांतर भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी जो समझ है वो आपके लॉ के बनने की जो बहस हो रही उसके पीछे यही लॉजिक हो सकती है। तो बात बहुत आगे बढ़ाने की हम समझते हैं कि जरूरत महसूस नहीं कर रहा हूं, और जो विषय आप लोग बताएंगे सोच समझ कर मैं बताऊंगा, बोलूंगा, अपनी बात रखूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। आप न कहते हुए भी आपने इतनी मतलब कहना नहीं चाहिए कि आपने कहा कि हम उस गंभीरता से नहीं रख सकेंगे, लेकिन ये कह के भी आपने पूरी जड़ को रख दिया, और फिर भी आप कहे कि हम गंभीरता से नहीं रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि जो हम माइनस थे या जो हम पीछे हो रहे थे, थोड़ा बहुत हमारी मस्तिष्क इधर उधर हो रही थी कि हम अब आगे लेकर क्या करें, तो वो भी दूर आपने कर दिया। बहुत बहुत बढ़िया। अब राजेंद्र सर जुड़े हुए हैं, राजेंद्र चौधरी जी कौन है, आप अपनी बात हम कुछ बोलेंगे नहीं, थोड़ा लेट से जुड़े हैं। धन्यवाद। बोल रहे हैं कि हम तो कभी कभी समाज में होपलेस हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, लेकिन आज भूपेंद्र जी का बात सुन के ना फिर हमको प्रेरणा मिली है कि भाई नहीं, हतोत्साहित नहीं होना है, लगे रहना है। बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है इनके बातों से। धन्यवाद जी सर। यही हम भी कह रहे थे कि वास्तव में हम भी थोड़ा बहुत हतोत्साहित हुए थे, और कि इतने के बावजूद भी लोगों का कुछ उस पर प्रतिक्रिया नहीं आया। लेकिन जब आज सर ने इस पॉइंट को रखा तो वास्तव में जो थोड़ा बहुत हमारे पास जो है कि हतोत्साहित भावनाएं थी,
वो भावनाएं भी अंदर से एकदम पूरा का पूरा निकल गई। और निश्चित है कि हमें हर एक हालत में उसको लेकर के कूद के चलना ही चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। धन्यवाद सर। है वो पर्सनल लॉ जो उसमें व्यवस्थाएं हैं उसको तो हम जो है कि रखेंगे। संजय माझी जी का हैंड रेज है, तो हम चाहेंगे कि संजय माझी जी अपनी बात रखिए कम समय में। जी संजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखिए। संजय माझी सर, आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहते हैं? संजय माझी जी, आपका हाथ हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो हम किसी और अगले साथी को बुलाएं। जी चलिए, लगता है ऐसे ही हो चुका है। हाँ सर। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। बोलिए बोलिए हेलो। बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, ये भूपेंद्र जी भाई साहब, हाँ अरे यार, भूपेंद्र जी भाई साहब द्वारा बहुत ही बढ़िया समझाइश दी गई, और मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ कि समाज के अंदर ऐसे बुद्धिजीवी लोग भी हैं जो इस प्रकार की बात समाज उत्थान के लिए रख सकते हैं। तो इनका मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर। पूरा समाज इनका धन्यवाद करेगा। आपको ये भी चीज़ बता दें कि पर्सनल लॉ बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप हमेशा इस चीज़ को कहते रहे कि एक थीम तो लेकर आइए, एक थीम तो लेकर आइए, कोई थीम जो हो जिस पर चला जा सके, और एक रणनीति तो तय कीजिए, एक लिखित ला। तो इनके जो है कि प्रेशर, इनके प्रयास से, इनके हमेशा प्रस्ताव रखने से और इस चीज़ को जो है कि देने से तब जाके हम उस कदम पे आगे बढ़े, और वो कदम पूरा भी है। अब रह गई बात कि समाज में लेकर उतरना है, तो उस पर हम लोग जल्दी ही उतरेंगे। धन्यवाद। अब संजय जी, आप माइक म्यूट रखिए। अब हम नाविक सर का माइक ऑन है। जी भाई साहब। हाँ, नाविक सर का माइक ऑन है, हम नाविक सर के पास ही चलेंगे। नाविक सर जी। जी धन्यवाद। केतन माझी साथी भी जुड़े हैं, केतन सोंधिया जी हैं। जी अगर चाहे तो उनको सुन सकते हैं, फिर हम अपनी बात जरूर रखेंगे, अगर आप ऐसा उचित समझें। ठीक है सर, केतन ठीक है, सोंधिया जी को इनवाइट करिए। ठीक है। केतन सोंधिया जी, नाविक सर ने आपके लिए समय दिया है। केतन सोंधिया जी, केतन सोंधिया जी, आप अपनी माइक ऑन कीजिए और माइक ऑन करके अपनी बात को रखिए। केतन सोंधिया भाई साहब। हेलो। जी 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 जी, सभी को जय निषाद। जय निषाद सर, जय निषाद। जी जय निशा। जी जय बोले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने मतलब लॉ के बारे में चर्चा हो रही है, जानकारी मिल रही है, और समाज के हित के लिए। जी जी चलिए, धन्यवाद। आप बहुत ही शार्ट में और अपनी बातों को रखें। माइक आपका ऑफ हो गया और फिर से चालू है, तो आप और भी कुछ रखना है सर? अपना परिचय थोड़ा सा जो है कि दे देते तो ज़्यादा बेटर था। अभी नहीं। जी सर। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए विस्तृत में, शार्ट में नहीं, विस्तृत में। जी, क्या करते हैं और कहाँ से हैं, सारी चीज़ें। केतन सर। जी, मेरा केतन कुमार सोंधिया नाम है, और मैं रीवा का रहने वाला, पापा रीवा का रहने वाला हूँ। किसानी करता हूँ, खेती किसानी प्लस पार्ट टाइम दुकान है अपनी, थोड़ा दुकान चलते हैं पार्ट टाइम। और थोड़ा क्या है, अपने राजनीति से जुड़ा हूँ, अपने समाज के लिए भी हित देखता हूँ, अपने समाज के भी काम करता हूँ। जी धन्यवाद, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप किसानी से जुड़े होने के बावजूद भी समाज को एक नई दिशा देने में राजनीति की तरफ भी हैं और समाज के साथ भी हैं। और बहुत अच्छी बात है कि बहुत ही मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जो किसान होने के बाद भी किसानी करने के साथ साथ और राजनीति में रहे, समाज के साथ रहे। जय धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जी जी भैया, आपका भी, आप जी जी चलिए, धन्यवाद। आप अपना माइक म्यूट रखिए। अब हम चलेंगे राजेंद्र सिंह सर के पास, उसके बाद तब नाविक सर के पास। राजेंद्र सिंह सर, राजेंद्र सिंह केवट जी। जी, अध्यक्ष जबलपुर जी।
जी 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 आदरणीय आपका बहुत बहुत आभार, आपने जो हमें आमंत्रित किया। और हम सभी तो लगातार अपनी बातों को रख ही रहे हैं और समर्थन पे अपनी बात कह रहे हैं। अभी तो हम ये जानना चाहते हैं, जो हमारे नए साथी आए हुए हैं उनके अपने विचार आने चाहिए, तो हम ज़्यादा जोर उन पर दें। ठीक है, फिर भी मैं अपनी बात इस बात के साथ में शुरू करेंगे कि साथियों, जो यह संघर्ष चल रहा है निश्चित ही समाज को एक नई चेतना देने का प्रयास है। अभी हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी की बातों का सभी ने सराहना किया, उसी क्रम पे मैं भी उनकी बातों का बहुत बहुत सराहना करते हुए उनको धन्यवाद साधुवाद के साथ में, और चाहेंगे कि ऐसे ही साथी आपने अपने विचारों से एक दूसरे का संबल बढ़ाएं, मनोबल बढ़ाएं, तभी हम अपनी इस शक्ति को संग्रहित करके और एक समाज को नई दिशा दे पाएंगे। निश्चित ही साथी यह जरूरी है, समाज को के साथ में जो आज स्थितियां सामने दिख रही हैं, एक गंजे को कंघी बेचने वाली स्थिति पर है। यदि हम इस बात को समझाने पे कामयाब हो गए कि एक गंजे को कंघी बेचे और उस कंघी से उसे कैसे लाभ प्राप्त होगा, तो निश्चित ही हम अपनी दिशा में सफल होंगे। और यह बातें केवल बातें ना हो करके वह निश्चित ही उसको समाज को एक ऊर्जा दे, उसको एक औषधि दे, तो अवश्य ही सफल होंगे। कहा गया है कि भले वो व्यक्ति गंजा है, लेकिन यह बात भी सत्य है कि गंजे को अगर लगातार वह सही दिशा में अपनी उस कंघी को अपने सरों पर फेरता हैगा, तो उसकी जो एक्यूप्रेशर होता है या उसकी सर की मालिश होता है, तो उसमें सचमुच में उसके बाल भी पैदा होते हैं। तो हमारी बातों पे यह बात भी जरूर जायजा होना चाहिए कि सचमुच में यह भला व्यक्ति गंजा है, लेकिन यह कंघी से उसके बाल आएंगे, अन्य समाज को लाभ होगा, तो निश्चित ही हमारी बातों पर असर समाज के अंदर पैदा रहेगा। तो जो आज हमारे बीच में यह संघर्ष चल रहा है, हम सभी बुद्धिजीवियों का आह्वान करते हैं कि आइए और इसे संघर्ष में योगदान दें। जैसे कि आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसी कार्य से अपनी शुरुआत करें। हम नहीं चाहते कि आपको कोई अलग दिशा की ओर ले जाकर के संघर्ष का आह्वान कर रहे हैं। आप जहां हैं वहीं से अपनी शुरुआत करें, और जिस दिशा में हैं उसी विषय पे, जिस विषय पे आप विशेषज्ञ और विशेषज्ञ हैं, उसको ही लेकर के अपनी एक योजना बना करके और एक से एक दूसरे के संबल को बढ़ाते हुए, एक दूसरे का आदर करते हुए यदि हम अपनी पहल को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित ही हम बहुत आगे जाएंगे। और आज जो इस संघर्ष के माध्यम से आदरणीय नागर जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय हमारे श्री आर नाविक जी, इन लोगों ने जो बीड़ा उठाया है कि समाज को एक ऐसी दिशा नहीं केवल बातों की, उसको एक लिखित रूप में जो है कि हम इस बातों को लेकर समाज के अंदर आएंगे, और लोगों को भी इसी विधि के अनुसार, जो नहीं इतने मतलब विशेषज्ञ है, वे भी इस विधि ला को पढ़ करके और अपने को उस समाज के बीच में जाकर के अपनी बात करने में सक्षम बनेंगे। ऐसा उनका जो आह्वान हैगा निश्चित ही बहुत ही सराहनीय है। मैं उनके तहे दिल से, हृदय से और धन्यवाद साधुवाद देता हूं कि आज ऐसी सोच जो समाज के बीच में आई है। अब हम सभी का कर्तव्य है कि हम समय के साथ में कदम से कदम मिला करके जो आज समाज के अंदर स्थितियां हैं, उन सभी का सामना करते हुए और समन्वय के साथ में लोगों को अपनी बातें उनके तक पहुंचाने का प्रयास करें। आज जो स्थिति हम देख रहे हैं समाज के अंदर, कि आज सारे समाजों की बातें हो रही हैं, लेकिन एकमात्र जो निषाद के नाम से आज हमारा जो समाज जाना पहचाना जाए के लिए आगे नहीं आ रहा है, और यही हमारे समाज
के तरफ ध्यान न दे करके और तमाम अन्य बातों पर समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम इसे वजनदारी के साथ में जो जल जंगल गिरिवासी लोग हैं उनकी बातों को लेकर के और सर्व लोगों को समाहित करने की शक्ति पैदा करने वाली जो हमारी निषाद शक्ति है उसको जागृत करें, लोगों में उनके हृदय रोम रोम पर यह बात समानी चाहिए कि निषाद एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसमें हम सभी को समाहित कर सकते हैं, चाहे वह धार्मिक दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें या ऐतिहासिक दृष्टि से देखें या समसामयिक जो हमारी समस्याएं हैं। यह जो शब्द है निश्चित ही हमें बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करेगा। तो यह बात हम समझाने में लोगों को कामयाब हों, इसी भावना के साथ में आप सभी का आह्वान किया जा रहा है कि साथियों आइए और इस जो हमारा अनुसंधान चल रहा है उस अनुसंधान में हम सामाजिक अनुशासन के साथ में कैसे आगे बढ़े, इन बातों का हम निरंतर चिंतन करते हुए लोगों में अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करें। हमारा जो इस कार्यवाही का जो वीडियो बनता है हम लोगों से चाहेंगे कि वह जन जन तक भी इसे को फॉरवर्ड करने की कोशिश करें कि जो साथी नहीं जुड़ पाते हैं कम से कम हमारी चर्चाओं को इन्हीं माध्यमों से भी उन तक जाएगी। आज नहीं तो कल जरूर वह जगेगा, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं है साथियों। यदि आपने संकल्प ले चुका है कि हमें यह करना है तो उसके सामने कोई भी बाधाएं जरूर विफल होंगी। बस इसी धैर्य और साहस के साथ में आप सभी लगे रहिए और लगातार संघर्ष में बने रहिए, तो निश्चित ही हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं राजेंद्र सिंह केवल, जबलपुर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही बढ़िया, आपने भी उस चीज़ को एकदम स्पष्ट रूप से रखा कि वास्तव में हमें वही चीज़, एक ही चीज़ है कि अंधे को शीशा बेचना और गंजे को कंघी बेचना। वास्तव में निश्चित है हम लोग इस पर जो है कि लगे रहेंगे और कभी भी मैं समझता हूँ कि हालांकि चलने के लिए मैं 2010 से चलना शुरू किया, समाज में कहना नहीं चाहिए, और 2010 से चलते हुए समाज के सभी लोगों से इस बात पे मैं बार बार यही प्रयास करता रहा कि भाई निषाद समाज ऑलरेडी हमारा समाज है। तो जब ऑलरेडी एक समाज है तो उसमें अदर संगठन की कोई बात ही नहीं चलती और कोई बात ही नहीं है, उसको रखा ही न जाए, कोई अन्य संगठन बनाया ही न जाए, किसी अन्य नाम देने की आवश्यकता ही नहीं है। अब रह गई बात कि तमाम संगठन हमारे उसके पहले से बने, जब से हम आए और आज भी बन रहे हैं, लेकिन हमें निषाद समाज में पूरे समाज को समाहित करने के लिए जो अन्य लोगों से कहा, लोगों ने जो है उसमें कुछ राय दिया, कुछ लोगों ने विद्वेष भी रखा और कुछ लोगों ने कटाक्ष भी किया। तो उन कटाक्ष सारी चीज़ों को लेते हुए विधि बनाने का हमने प्रयास किया, विधि बनाया और निश्चित है कि 25 का हमने लक्ष्य रखा है कि 2025 में हम पूरे भारत में इसको जो है कि गवर्निंग करेंगे, पूरे प्रसारित कर लेंगे 2025 में। अब इसको पूरे भारत में प्रसारित कर लेने के पीछे हमने 12 महीने का समय दिया है। हालांकि अब उसको लेने की आवश्यकता थी, जब आप लोगों ने इस पॉइंट को रखा तो थोड़ा सा और भी ये आया कि हम इसको एक तरीके से फिर जो 12, तो अब हमारे पास 12 रविवार तो नहीं रह गए कि 12 रविवार होते तो 12 राज्यों के जहाँ जहाँ कार्यक्रम करने हैं वहाँ के क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से एक सप्ताह का मीटिंग जो होता है उसको रखा जाता कि इस क्षेत्र के लोग इसमें आए और अपनी बातों को रखें कि वहाँ का कार्यक्रम वो कैसे करेंगे। तो ऑलरेडी वो 12 वर्ष का हो जाता, 12 महीने का पूरा ऑटोमेटिक हो जाता, लेकिन उसमें भी जो कम है तो फिर भी हम उसको उसी प्रकार से रखने का प्रयास करेंगे। अब हम चलेंगे नाविक सर के पास। नाविक सर, आप अपनी बात रखिए। नाविक सर जी। हाँ सर, आज थोड़ा बात चली है अपने प्रोडक्ट को बेचने की जी। तो प्रोडक्ट बेचने पर ही बात आगे बढ़ रही है। प्रोडक्ट हमारा है निषाद समाज पर्सनल लॉ। नमस्कार सर। अब थोड़ा सा मैं आज समय लूंगा, मोबाइल सर का समय ले रहा हूँ कि
आखिर हम जब कोई भी नया बदलाव लाते हैं तो हमें जरूरत कब पड़ती है और किसके लिए पड़ती है? थोड़ा सा अगर हम अपने देश की हिस्ट्री में जाएं 150-200 साल पहले, जब यहाँ कोई लिखित विधि नहीं थी या एक मुंहबोली विधि थी, तो अपने अनुसार सब कोई सुनी सुनाई विधि के अनुसार शासन चलाते थे या समाज को गवर्न करते थे। मैं 4 वर्णों के समाज की बात कर रहा हूँ, अभी अपने समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। 4 वर्णों में जो समाज बदला भारत का, तो एक जो गवर्न होता था समाज, वो सुनी हुई या कही सुनी विधि से गवर्न होता था, उससे लागू शासन किया जाता था। उसमें बहुत सी बातें थी जो एक छोटे से वर्ग के हित में थी और बहुत सारे बड़े वर्ग के अहित में थी, लेकिन फिर भी वो छोटा सा वर्ग बड़े वर्ग पर पूरी तरह से उन बातों को प्रभावी ढंग से लागू करा लेता था। धीरे धीरे जब समय बदला, कुछ बाहरी लोग आए, चाहे उसमें कहें अंग्रेज कह लें, हमारे देश के सोशल वर्कर या सोशल रिफॉर्मर पैदा हुए, तो उनने कुछ जो घटनाएं थी या रूढ़िवादिता थी उसमें बदलाव लाने की कोशिश की, जिसमें बदलाव सबसे पहले कहें सती प्रथा का आया, बाल विवाह का आया। जब सती प्रथा का भी बदलाव लाया गया कि सती प्रथा गलत है, सती प्रथा को मैं सबसे समझाने की जरूरत नहीं, सभी समझते हैं साथी, तो मैं उस वर्ड को बस यूज करके आगे बढ़ता हूँ। तो सती प्रथा को रोकने का भी विरोध किया। रोका किसने? जिनका नुकसान हो रहा था, जो सती प्रथा से प्रभावित थे, दुष्प्रभावित थे, वही लोग रोकने के विरोध में थे। फिर आगे बात आते हैं, अगर हम बाल विवाह की बात आए, बहु विवाह की बात आए, देवदासी की बात आए, तो सब जब दूसरा वर्ग आया जो शोषण कर रहा था या गवर्न का शासन कर रहा था, वो तो चाहता था कैसे चले, और जो शासित हो रहा था भले उसके नुकसान में था, लेकिन वो उसके दुष्प्रभाव को समझ भी अनजान बना हुआ था, फिर भी उसका विरोध नहीं कर पा रहा था, नई विधि को अपनाने की पोजीशन नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में भी भरा गया था कि जो अभी चल रहा बहुत अच्छा है, अभी चल रहा बहुत अच्छा है, इसलिए जानते हुए कि ये प्रक्रिया हमारे नुकसान में है, ये प्रथा हमारे नुकसान में है, उस प्रथा का मुखर विरोध नहीं कर पा रहा था, बल्कि जो सुधारक हुए उनके साथ भी देने में, उनको साथ देने में हिचक रहा था। वही स्थिति आज आपके पर्सनल लॉ के साथ। पर्सनल लॉ बहुत प्रभावी है, बहुत उपयोगी है। अब आते हैं कि आखिर फिर उसको लागू कैसे किया गया। लागू करने की स्थिति तब आई, यानी सती प्रथा का विरोध हुआ, बाल विवाह को रोका लोगों ने उसको, या बहु विवाह को रोका, देवदासी प्रथा को रोका, बहुत सारी कुरीतियों को रोका। आज जो हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे समाज आगे बढ़ रहे हैं। जब समाज को लगा कि ये कुरीतियां हैं, ये हमारे नुकसान में, जब वो समाज जागृत हो गया, तो अपने आप उसमें से कुछ लोग निकल के स्वतः उसको छोड़ने। अब रही बात कि वो इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ। जो भी प्रथाएं थी जो हमें 500 साल या 200 साल से हमारे दिमाग में या व्यवहार में पली हुई, तो उसको छोड़ने में समय तो लगता है। तो वही चीज हमारे बीच में जो हमारे समाज के लोग निषाद समाज को असला नहीं समझ पा रहे हैं, या हम अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो समय तो लगेगा उसको इम्प्लीमेंट कराने में या इन्फोर्समेंट कराने में। अब रही बात इम्प्लीमेंट और इन्फोर्समेंट, तो हमारे पास ऐसी कोई एजेंसी नहीं है इन्फोर्समेंट कराने की, जो हम बिल्कुल दबाव के साथ कह सकें या प्रभावी ढंग से कहें कि ऐसा मानना ही। यहाँ पर ये पुट हमारे साथ छूट रहा है कि हम प्रभावी तरीके से मनवाने के लिए या उसको लागू कराने के लिए हमारे पास कोई भी साधन नहीं या शक्तियां नहीं। यहाँ पर हो गया विलिंगनेस के साथ हो गया कि आप चाहते हैं तो इसको लागू करें, आप ना चाहते हैं तो लागू ना स्वीकार करें। जब ये स्थिति होती है तो फिर लागू करना किसी चीज को थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है, जब तक अवेयरनेस नहीं आती। अवेयरनेस आती है जिसके फायदे में होगा अब उसको यूज करेगा, जैसे उसको फायदा नहीं दिखेगा तो किनारे हो जाएगा। तो जब तक हमारे पास कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं रहती है, तब तक किसी भी लॉ को या रीति को, कानून को लागू कराना बहुत मुश्किल काम होता है। या तो हमारा समाज या लागू जिनके फायदे की बात हम करना चाहे वो जागृत हो जाए कि नहीं ये हमारे फायदे की बात है। अब प्रोडक्ट को बेचने का तरीका, जैसे पेन सर ने बताया आईना बेचने का, राजेंद्र जी ने कंघी बेचने का, तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कैसे करना है वो आप और हम बाकी आप लोग सब साथी समझें। कि गली में घूम रहा था बंदा,
150 की चटाई ले लीजिए, सब लोग भर पूरे, बस इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। वही है, उसी बात को मैंने आगे बढ़ाया कि अगर हम इस चीज को कम्युनिकेट करने में सफल हो गए, ये जो हम बनाए हैं, पर्सनल बनाए हैं, उसमें कितना फायदा होगा आपका, क्या नुकसान से बच जाएंगे, तब तो प्रोडक्ट हमारा बिक जाएगा। नहीं तो प्रोडक्ट हमारा पैकेज में ही बना रहे, लेकिन पैकेज में नहीं बना रहने देना है, ये हम सबको संकल्प लेना है। अब जो बात हमारी चलती हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार चलती है, मंगलवार को भी और आज भी, जैसे राजेंद्र चौधरी ने बताया कि कभी कभी निराशा का भाव आ जाता है, थोड़ा सा हिंट संजीव नागर साहब ने भी दिया, मैं भी थोड़ा बिना बोले उसमें सहमत हूँ, कभी कभी निराशा का भाव आ जाता है, लेकिन निराशा का भाव आखिर दूर कैसे होगा? निराशा होना तो स्वाभाविक चीज है, जब हमारा कोई काम नहीं सफल होता है, जितनी अपेक्षाएं रखते हैं उसके नहीं अचीव कर पाते, निराशा तो होती है। और मानव को ही निराशा होगी, मशीन तो है नहीं, हम आखिर इंसान है, हमारे पास भी इमोशंस है, हमारे पास भी समय, हमारी सोचने की क्षमता है, कुछ भावनाएं हैं, तो जब भावनाओं के अनुरूप नहीं काम होगा तो इमोशंस तो जो अफेक्ट होंगे या उनको प्रभाव पड़ेगा तो हम निराश तो होंगे। लेकिन उस निराशा को दूर करने का माध्यम क्या है? दूर करने का यही माध्यम जो हम लोग बात करते हैं। जब हफ्ते में हम बैठते हैं, भले 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 बार बैठते हैं, 1 घंटे 2 घंटे, और कल 3 घंटे मान लीजिए बैठते हैं, तो जो भी 5-6 दिन, जैसे आज जो हमने चार्ज की अपनी बैटरी, हम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हैं, तो ईमान के चलते आज हमारी बैटरी फुली चार्ज रहेगी, धीरे धीरे डाउन होते होते अगर मान लो शुक्रवार शनिवार तक 90% पहुंच जाएगी, तो संडे को फिर हम चार्ज कर लेंगे, या आज इस बीच मतलब सोमवार मंगलवार को कुछ और बैटरी खत्म होगी तो मंगलवार को फिर हम चार्ज कर लेंगे। तो हमें ये चार्जिंग रखना है, अपनी बैटरी को चार्ज करते रहना है, यानी हमारे जो विचार हैं, हमारी जो कार्य शैली है, उसको अनवरत रखने की बैटरी को चार्ज करते रहना है। तो मीटिंग को हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। और आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, इस मीटिंग में जब हमारे साथी, ऐसा नहीं कि साथी हमारे साथ नहीं जुड़ते, साथी जुड़ते हैं। आज ही जैसे हम देखें तो 5 साथी हमारे साथ नए जुड़े, 5-6 साथी ने, जो केतन सोधिया जी हैं, अभी वो संजय माझी जी हैं, चले गए, एक अर्जुन सिंह राहा जी चले गए, एक राकेश बर्मन जी आए थे, राजेंद्र चौधरी शायद पहली बार इस मीटिंग में जुड़ते हैं। तो कितने साथी हमारे साथ नए साथी जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है। हमें देखना है कि हमारे साथ लोग तो जुड़ रहे हैं, स्थायित्व तो नहीं आ पा रहा है। बस यहीं पर स्थायित्व हम क्यों नहीं ला पा रहे हैं, हमारे साथ स्थायित्व क्यों नहीं बन रहा, वो सोचने की जरूरत है। उसमें हम दोनों का पार्ट है, हमारा पार्ट भी, हमारे साथी जुड़ते उनका भी पार्ट है। बात यही पर आ रही है कि जैसे अभी राजेंद्र सर, संजीव सर ने बताया भी था संजय जी को ही, कि अगर आप एक मीटिंग में जुड़े तो स्वाभाविक हो सकता है उस मीटिंग में आपको कुछ काम की बातें ना लगे, हो सकता है काम की बातें मिल जाए, हो सकता है काम की बातें ना मिले। लेकिन हमारा दावा है, आपसे आग्रह भी है कि आप 5 मीटिंग जुड़िए लगातार, और फिर हम कह देते हैं, आपके हम दावे के साथ कहते हैं कि आपको जरूरत की चीज जरूर मिलेगी, जो आपको फायदा करेगी, साथ साथ समाज को फायदा करेगी, समाज के हित में जाएगा। अब रही बात समाज के और हमारा, जैसे अपने बद्रालाल माझी जी ने कहा, हमारा समाज विकसित हो रहा, हमारी नई जनरेशन आगे बढ़ रही है, नो डाउट बढ़ तो रही है, इसमें कोई शक नहीं। हम थोड़ा पढ़ लिख भी आगे बढ़ पा रहे हैं कंपैरेटिवली पिछले 10 सालों या पिछले सालों की अपेक्षा, हम थोड़ा, हमारी स्थिति भी सुधर रही है, परसेंटेज हमारा सुधरने का ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इंडिविजुअली बढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत बढ़ना और सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से बढ़ना, दोनों बहुत अंतर है। अगर हम व्यक्तिगत रूप से बढ़ रहे हैं तो हमारा तो स्वयं का अचीवमेंट होगा, समाज का कोई अचीवमेंट हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब समाज अगर हमारा बढ़ रहा है तो समाज का अचीवमेंट होगा, तो उसमें फिर हमको मिलेगा। मैं उसको दूसरे ढंग से कहता हूं कि अगर हम एक बूंद लेकर चलेंगे, कहीं भी टपकाएंगे, एक बूंद तुरंत सूख जाएगी, लेकिन एक घड़ा भरा हो, उसी से एक बूंद हम टपकाते रहे एक ही जगह पर, पानी वहां भर जाए। तो अंतर केवल इतना ही कि हमारे जो साथी डेवलप हो रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो इंडिविजुअली बढ़ रहे हैं, समाज नहीं बढ़ पा रहा। अगर समाज बढ़ जाएगा तो उसका फायदा सबको मिलेगा, ऐसा नहीं कि मुझे बस मिलेगा या उसी बस को मिलेगा। कैसे मिलता समाज का फायदा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल बहुत बड़ा है, उसको अचीव करना तो असंभव नहीं लेकिन मुश्किल है।
मैं थोड़ा पढ़ रहा था, 27 अक्टूबर को के आर नारायण जी का जन्म दिवस था या उनका पुण्यतिथि थी। तो एक छोटी सी घटना मुझे कहीं व्हाट्सएप में मिली, सोशल मीडिया में, तो मैं सोचा उसको जरूर शेयर कर दूं। उस दिन मैं भूल गया था 29 तारीख। वो मिलती जुलती कहानी है अम्बेडकर साहब के से शिक्षा को लेकर। अम्बेडकर साहब, उनके भाई जब पढ़ने जाते थे उनके साथ कितना तिरस्कार होता था, अलग बैठना पड़ता था, पानी नहीं पीने मिलता था, कुछ होता था, अलग से बोरी ले जाकर बैठना, फिर भी वो पढ़े। ऐसे नारायण साहब के बारे में था कि उनके पिताजी पेंटर थे शायद, कुछ ऐसे वर्कर थे, और इतने नहीं तो वैद्य थे, और इतने सोशल वर्कर थे वो कि जो भी दवा देते थे उसका नो प्रॉफिट नो कॉस्ट पे करते थे। यानी कोई प्रॉफिट लेते नहीं थे, तो प्रॉफिट उनके पास नहीं था, तो अपने बच्चे को पढ़ाने के पास उनके पास पैसे नहीं थे। अब उनके बच्चे में यानी के आर नारायण साहब जो राष्ट्रपति रहे हैं, उनको पढ़ने की ललक थी। जब वो फीस नहीं जमा कर पाए तो टीचर ने उसको क्लास से भगा कि बाहर जाओ, अब तुम्हें हम यहाँ नहीं आने देंगे, तुम्हारी फी नहीं जमा। अब उनका जो इच्छा थी पढ़ने की थी, जहां चाह वहां राह वाली बात में ला रहा हूं। तो वो क्या करते थे, जो स्कूल की खिड़की होती थी उसके बगल में खड़ा हो जाते थे और टीचर की पूरी बात या क्लास में जो पढ़ाया जाता था सुनते थे। देखिएगा, यहीं पर बात आती है कि हमारे पास डेडिकेशन कितना है, उस चीज को हम कितना महत्व दे पाते हैं। उनने शिक्षा के महत्व को समझा, चाहे उनके माँ बाप ने समझाया हो या सोसाइटी समझा हो या इंडिविजुअली समझा हो, उसने एजुकेशन के महत्व को समझ लिया। तब के आर नारायणन साहब ने खिड़की के बगल में जो दीवार के बाहर रहती थी स्कूल के, इस क्लासरूम के, वहां पे खड़े होते थे, पूरे पाठ सुनते थे। तो एक दिन ऐसा वाकया आया कि टीचर ने, किसी सब्जेक्ट के टीचर रहे, अपने क्लास से कोई क्वेश्चन पूछा, इसमें से कोई बताएगा प्रश्न का उत्तर, तो पूरी क्लास सन्न। एक दो बार फिर टीचर ने पूछा कोई बताएगा, पूरी क्लास कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार जब ने पूछा तो खिड़की से आवाज आई, मैं बताऊंगा। तो क्लास टीचर भी सुन रहे, ये आवाज कहाँ से आ रही है, टीचर तो यहाँ पे स्टूडेंट बोल नहीं रहे। बोले कौन बोल रहे हो आप, थोड़ा खिड़की के पास आए, कौन हो, बाहर हो क्या? बोले हाँ हाँ मैं बाहर खड़ा हूँ खिड़की तरफ। अच्छा तुम हो, तुम्हें तो भगा दिया क्लास से, तुम क्या बताओगे, तुम तो क्लास ही नहीं अटेंड करते हो। नहीं, बोले सर आप पूछिए तो, कहे तो मैं आपको उत्तर दे दूं जो आप जवाब दे रहे, जो प्रश्न पूछ रहे। बोले हाँ ठीक, जवाब बताओ। उस प्रश्न का उन्होंने बखूबी जवाब दे दिया, सही जवाब दे दिया। अब उसका प्रभाव क्या हुआ जवाब देने का, टीचर ने उनको बुला लिया क्लासरूम के अंदर और बोला कि आप फीस जमा करो या ना जमा करो, उसकी हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम क्लास में पढ़ोगे, शिक्षा लो। कहने का मतलब ये है, हमारे अंदर भी ललक होनी चाहिए। हमारे अंदर मतलब हम आप XYZ किसी को नहीं कह रहे हैं, दोनों तरफ की बात है, समाज की बात है, हमारी भी बात है। अगर समाज को चाहिए कि इन सारे प्रश्नों का जवाब कहाँ है और खिड़की के पास कहीं क्लासरूम से बाहर नागर साहब खड़े हैं, तो उनके जवाब को समझना पड़ेगा कि वो जवाब दे रहे हैं तो सही जवाब दे रहे हैं। तो उनको बुलाना पड़ेगा कि भैया अब हम तुम्हारे जो इस क्लास से बाहर मत जाओ, यहाँ पे रहो, आप समाज के लिए काम करो। या दूसरी प्रकार से कहें कि अगर नागर साहब कुछ क्लास ले रहे हैं, कोई भी साथी अगर बीच में आ जाता है, जवाब दे देता है, तो उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस साथी को ऐसा संपर्क कर लें कि वो हमसे छूटे, तभी काम चल पाए। और प्रोडक्ट बेचना तो पड़ेगा, प्रोडक्ट अगर पैकेज में ही रखा रह जाएगा तो फिर सब कहानी खत्म हो जाएगी। और मैं तो थोड़ी देर के लिए आशान्वित निराशा भी होती है, लेकिन वो परसेंटेज मेरे साथ कम होता है। तमाम परिस्थितियां आती हैं आसपास, घर में, बाहर, ऑफिस में, समाज में, पर्सनल काम, लेकिन अगर हमने एक और आपने सबने एक लक्ष्य बना लें कि नहीं हमें कुछ तो करना ही है, तो निश्चित रूप से ये जो हमारी हर संडे हर मंगलवार की मीटिंग होती है, ये हमारे लिए एनर्जी का काम करती है, हमारी बैटरी चार्ज करती है, और इसी के माध्यम से अपनी बात आगे रख पाएंगे। और साथ में ये गुजारिश है आप सभी से, जितने साथी जुड़े हैं, मैं मैसेज में भी लिखा हूं कि जो ये हम YouTube में डालते हैं वीडियो आप तक पहुंचे, तो उस YouTube को थोड़ा आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसको सुनिए, और जितना भी सुन पाते हैं 10 मिनट 5 मिनट, जो भी पार्ट अच्छा लगे उसमें आप कमेंट्स जरूर कीजिए, तो फिर आगे बात बढ़ेगी। बोलते हैं कि लोग क्या होता है, जो लोकतंत्र ही है
तो जहां भीड़ देखते हैं लोग शामिल हो जाते हैं। कड़वी सच्चाई है ये। उसको अब भीड़ कहें या उपयोगी संख्या कहें, बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। कैसे बढ़ेगा आप भी सोचिए, मैं भी सोचूंगा। इस प्रोडक्ट को बेचने से वैसे ही लाभ होगा जैसे अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखकर दे दिया, तो उसका फायदा सभी को मिल रहा है। अम्बेडकर जी तो लिखकर चले गए, और अगर हम नहीं समझ पाए तो व्यक्तिगत रूप से हम न विकास कर लेंगे, लेकिन अपने समाज की पहचान, समाज का सामूहिक रूप से गौरव वो नहीं बरकरार रख पाएंगे, हम व्यक्तिगत रूप से चाहे जहां पहुंचे। आज मैं इतना ही बात रखूंगा क्योंकि समय भी काफी हो गया। और धन्यवाद। मेरा आप सभी से पुनः आग्रह कि YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जो नागर साहब डालते हैं उसको देखिए जरूर, और अपने कमेंट्स जरूर डालें। 5 मिनट समय दे दीजिए, 10 मिनट समय दे दीजिए, ग्रुप से में आते हैं। और जो नए साथी जुड़े, जैसे केतन सोंधिया जी, संजय मांझी जी हैं, वो थोड़ा सा चैट बॉक्स में अपना संपर्क नंबर जरूर लिख दें, तो हमारे नागर साहब तक संपर्क नंबर पहुंचा है, हम तक पहुंचा, तो हम आपको मैसेज पहुंचाते थे। और अगर नहीं लिख पा रहे हैं चैट बॉक्स में, तो आपके नीचे मोबाइल में 3 बिंदियां होंगी, उसको टच कीजिएगा तो फिर 4-5 मैसेज उसमें आएंगे। सबसे टॉप कॉर्नर पे लेफ्ट में आएगा इन कॉल मैसेज, तो वैसे ही वहां टेक्स्ट टाइप लिखने का आता, तो वहां नंबर लिख के मैसेज करें। धन्यवाद। मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि इस प्रयास को जारी रखिए। ये प्रयास आपका है, आपके लिए है, और आने वाली पीढ़ी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय इंशाअल्लाह। धन्यवाद सर। आपने भी निश्चित है कि जहां हमारी सोच ब्रेक हो रही थी और थोड़ा बहुत उस पर एक लेयर चढ़ रहा था, तो वो लेयर आप भी उसमें सफाई करने का ही काम आपने भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं एक नए साथी, सोनेलाल बर्मन जी। हालांकि वो पुराने साथी हैं, आज आए हैं। तो सोनेलाल बर्मन जी को हम चाहेंगे कि सोनेलाल बर्मन जी आप अपनी बात रखिए, और फिर उसके बाद समय हम लोगों का काफ़ी हो चुका है, फिर हम इजाज़त लेंगे। सोनेलाल बर्मन जी। जी सोनेलाल बर्मन जी, जी आइए अपनी बात रखिए। जी सर। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद जुड़ा हूं, तो मुझे तो मैसेज में यही नहीं मालूम कि किस बारे में बात हो रही है, तो आप बताएंगे क्या? जरूर सर, बताएंगे। हेलो। हाँ, बता दे रहे हैं सर। हाँ नहीं, टॉपिक कौन सा है? मैं देखा नहीं। जी, टॉपिक हम बता दे रहे हैं आपको। टॉपिक आप बता दें थोड़ा सा। हाँ, टॉपिक बता दे रहे हैं। स्थिति ये थी कि हम लोगों ने हमेशा ये प्रयास किया कि अपने समाज को, जैसे अभी पूरा समाज एक जगह अगर करना हो, तो एक जगह करने में लोग अपनी राय लेकर के सब अलग रहते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि जब तक हम विधि ऐसी चीज होती है कि जिसमें सभी लोग एक साथ हो जाते हैं, आपकी भी राय उसमें शामिल होती है, सबकी राय उसमें शामिल होती है। तो यही चीज इस देख करके हम लोगों ने पर्सनल लॉ बनाया, निषाद समाज पर्सनल लॉ। अब वो लिखने के लिए निषाद समाज है, लेकिन उसका मेन थीम है जल जंगल पहाड़ एवं नदी घाटी वासी आदिवासियों का पर्सनल लॉ है। तो पूरे मिला करके हम लोगों ने निषाद समाज नाम दिया है, और वो पर्सनल लॉ बनाया गया है। और उसी पर्सनल लॉ पे एक विषय था कि जब 2 सप्ताह पहले इसे ये उसको जारी कर दिया गया कि पर्सनल लॉ कंप्लीट है, समाज को समर्पित किया जाता है। उसके बाद उस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई, तो उसी पर सवाल पिछले मीटिंग में भी था, इस मीटिंग में भी, लेकिन पिछली मीटिंग में इस पर चर्चा नहीं हो सकी। तो इस मीटिंग में वही चर्चा हो रही है कि आखिर निषाद समाज पर्सनल लॉ समाज को समर्पित करने के बाद भी उस पर समाज की प्रतिक्रिया स्पष्ट क्यों नहीं आ रही है। तो इसका उत्तर भी हमको बहुत कुछ मिल भी चुका है, और इसी पर हम लोगों को चर्चा होनी है। तो सर, आप इस पर बताइए। वकील साहब, स्वागत है जी। नहीं, ये तो आपका जो मकसद है, आपका मकसद है बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि जल जंगल जमीन के मालिक तो हम ही लोग हैं जी। और जो है तो आदिवासी भी है, आदि काल से हम रहते हुए हैं, तो हम आदिवासी भी हैं। और जल जंगल जमीन पे जो कब्जा होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए, लेकिन कब्जा किसी और ने करके रखा है। और जो समाज में बिखराव है,
डिविसिव पॉलिसी है डिवीजन की, तो उसकी वजह से लोग एक नहीं हो रहे, सबके मत अलग अलग हैं, कि किसी के मत अलग हैं, किसी के मन अलग हैं, इसीलिए उससे एक साथ हो नहीं पाते। तो हमें सबको साथ में, जो आपका प्रयास है भागीरथी प्रयास, वो सबको साथ में लाने का जो आपने किया है, ये तो बहुत अच्छा है, और इसमें सभी को सहयोग देना चाहिए। क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन हैं, और नहीं मैं तो आपके साथ पूरे टाइम जुड़ने के लिए तैयार रहता हूं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं जुड़ नहीं पाता। लेकिन मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि ये एक पर्सनल लॉ जो आपने बताया कि निषाद समाज का होना चाहिए, और उसके बारे में लोगों को जानकारी होना चाहिए। जब इसकी जानकारी सभी को होगी तो उससे वो जुड़ेंगे साथ में, और जब जुड़ेंगे, क्योंकि आज की जो पावर है, लोगों को जब स्ट्रेंथ दिखती है उसी तरफ लोग अपना रास्ता बना लेते हैं। तो हमें ये स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा, और स्ट्रेंथ बनेगी तो अपने आप ही मतलब एक अलग व्यू रचना होगी। तो आपका जो प्रयास है बहुत अच्छा है, और मैं पूरी तरह से एग्री हूँ। बस ये है कि मैं टाइम नहीं दे पाता, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन हैं, और इस मैटर में काम करने की बहुत इच्छा होती है मेरी, और यही मैं आज बोलूँगा, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। बाकी आपकी बात सुनूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। और जय हिंद, जय हिंद। 10:15 से हम लोग जुड़े हुए हैं, सभी साथी जुड़े हुए हैं, और आप लोगों का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े और अपनी बातों को रखे। और चूंकि और भी पहले से आप हर मीटिंग में रहे होते तो संभवतः और भी अच्छी चीज रणनीति जो हमारी थी वो और भी अच्छी रणनीति आई होती उभर कर, नहीं, मैंने क्योंकि बताया तो आप कुछ मेरी मजबूरी है जिसकी वजह से मैं जुड़ नहीं पाता। कोई बात नहीं, इसे हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि समस्याएं सबके पास है। समस्याओं में ऑलरेडी समाज को इसलिए घुमा दिया गया है कि ताकि वह सोच न सके और आगे जो है कि कुछ कर न सके। तो इसी से हम लोगों को लड़ना है, और इसी लड़ाई में हम लोग आगे हैं। और केवल 1 घंटे या आधे घंटे भी आप अगर समय देते हैं, 10 मिनट भी आप समय देते हैं, तो भी मैं समझता हूँ कि समाज को हम लोग आगे ले जाने में सफल रहेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सोनेलाल सर जी। अब एक नए साथी जुड़े हुए हैं, राम विलास जी। तो राम विलास जी को भी हम सुनेंगे और उसके बाद हम मीटिंग के समापन की ओर चलेंगे। राम विलास जी, राम विलास नाम से कोई साथी जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात रखें। राम विलास नाम से कोई साथी जुड़े हुए हैं, वो हो सकता है नाम उनका कुछ और हो और आईडी उनकी राम विलास आ रही हो। राम विलास जी, आप अपनी माइक ऑन कीजिए और अपनी बात रखिए जी। राम विलास जी, आपकी बात नहीं आ रही है सामने। माइक ऑन कीजिए और आप अपनी बात रखिए राम विलास जी। राम विलास नाम से कोई साथी जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात नहीं रख रहे हैं। अपनी बात रखिए, अपना जो है कि परिचय दीजिए और अपनी बात को रखिए। लगता है जो है आप अपनी बात भी नहीं रखना चाहते हैं। जो भी हो, मथुरा लाल जी, आपके वकील साहब तो लेफ्ट हो गए, उनको हम लोग सुनना चाहते थे, क्योंकि वो आपने बताया कि वो 14 वो उधर के आपके छत्तीसगढ़ के 14 महाजनपद को जो है कि गवर्न करते हैं और उसके प्रबंधक भी हैं, संरक्षक भी हैं। तो वो जुड़े नहीं, वो कट गए। जरा देखिए वो कहाँ है, क्या उनसे बात हो सकती है जी। चलिए, तो और किसी साथी को कुछ कहना है? रामविलास जी फिर से आए तो उनको बुला लीजिए। हाँ, अब आ गए हैं। चलिए रामविलास जी, माइक ऑन कीजिए अपनी। माइक आपकी ऑन नहीं हो रही है हाँ जी, आप अपनी बात हो गया सर। जय जय हिंद। जी सर, जो है जी सर। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। मैं जिला सुल्तानपुर से हूँ और इटावा जिला में जो है अध्यापक हूँ, और हम भी जो है समाज के प्रति जो है काफी संवेदनशील हूँ।
और समाज को आगे ले जाने के लिए भी प्रयास करता हूँ। तो इसलिए जो है, वैसे फिजिकली तो मैं उपस्थित नहीं हो पाता हूँ किसी मीटिंग में। मैं इटावा जिले में सर्विस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्याएं तो हैं, लेकिन कर लेता हूँ। और ग्रुप पे भी तमाम तरह के जो है मैसेज आते हैं, उसको मैं पढ़ता रहता हूँ और जो है अपनी अपनी विचारधारा को भी जो है व्यक्त करता रहता हूँ। तो जो लोग समाज में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ और कोशिश भी करता हूँ कि किसी भी तरीके से, चाहे वो शारीरिक हो और आर्थिक हो, जैसी भी मदद हो, मदद करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार रहता हूँ। तो जब भी ऐसा लगे कि हाँ जो है हमारी ज़रूरत है, हमारी आवश्यकता है समाज को, तो मैं उसके लिए उपस्थित रहूँगा। जी सर। धन्यवाद सर। हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप ड्यूटी पे रहने के बाद भी आप जुड़े। और जयपाल सिंह विनायक सर जुड़ चुके हैं। जयपाल सिंह विनायक सर जुड़ चुके हैं। तो विनायक जी, वकील साहब, क्या आप अपनी बात रखने की स्थिति में हैं? जयपाल सिंह विनायक जी, जयपाल सिंह विनायक जी, आप अपनी बात रखने की स्थिति में हैं क्या? रामविलास जी, आप अपनी माइक म्यूट रखिए। और राजेंद्र सर, आपकी भी माइक ऑन है, उसको म्यूट रखिए। जयपाल सिंह विनायक जी, जी माइक ऑन है, बताइए। आप अपना परिचय रखते हुए, और माइक ऑफ हो गया आपका। विनायक जी, जयपाल सिंह विनायक सर, माइक टच कीजिए। वो लाइन जो बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी, आपकी माइक ऑन हो जाएगी। आप अपनी बात रखिए। अपनी बात रखने की स्थिति में है या नहीं है, ये भी आप 1 सेकंड में बता सकते हैं। मेरी मेरी आवाज जा रही कि नहीं? जी सर, आवाज आ रही है, पूरी आ रही है। बिल्कुल। जय हो जय हो जय हो छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया। चलिए चलिए, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गाड़ी में था तो आप, हेलो जी हेलो जी जी जी, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। हाँ, आ रही है आपकी आवाज विनायक साहब। आपकी आवाज आ रही थी, आपने माइक म्यूट कर दिया है। आपकी माइक म्यूट हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आपकी आवाज नहीं आएगी। माइक आपकी म्यूट हो गई है। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज नहीं जा रही क्या? एकदम आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही है। आप हाँ, मैं गाड़ी में था, आप लोगों से मैंने बात करते नहीं बढ़ रहा था। अब मैं आ गया हूँ चाप। हेलो, हाँ बोलिए, स्वागत है। हेलो। आपकी आवाज आ रही है, एकदम स्पष्ट आ रही है। हाँ हाँ, मैं आप लोगों का सुन रहा था, पर्सनल लॉ के बारे में सुन रहा था। मैं पर्सनल लॉ के बारे में सुन रहा था। जी हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। हेलो। आप बोलते रहिए। बोलिए, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं हम लोग, बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। नहीं क्या है ना, मैं पूछ रहा हूँ मैं जब बात कर रहा हूँ तो आप लोग बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है आपके पास? नहीं, आप बोलते रहिए, आवाज सबको पास आ रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ, ठीक ठीक। मैं छत्तीसगढ़ से कोरबा जिला से बिलोंग करता हूँ। हमारा यहाँ केवड़ समाज अच्छा खासा जनसंख्या है यहाँ, और हर छोटे मोटे काम के लिए, विवाद के लिए सुलझाने के लिए सभा मीटिंग पंचायत होता है। मधुरा लाल जी जानते हैं इसके बारे में, छत्तीसगढ़ में रहे हैं। तो मैं आज भी बैठक है, वहां बैठक में पहुंचा हूं, और आप लोग सुन रहा था पर्सनल लॉ के बारे में। तो किस टाइप का पर्सनल लॉ है, मेरे को थोड़ा सा जानकारी बताएंगे सर? नंबर आप देंगे सर अपना? हेलो, हाँ, अपना नंबर देंगे, मोबाइल नंबर? हाँ, मैं नंबर, जी हाँ, 79877। जी 79877। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। 46 हाँ 237 जी 237। जी, चलिए धन्यवाद आपको। जी, इस पर हम पर्सनल अपने यहाँ क्या है ना, जो हाँ, व्हाट्सएप इस पे चलता है तो उसको भेज देंगे। और एक चीज हेलो। आपसे जाननी थी। जी जी आदरणीय, थोड़ा 2 शब्द पर्सनल लॉ के बारे में आप बता दे रहे हैं।
एक हाँ, चीज आप हाँ जी। जानती थी जी, पर्सनल लॉ जो बनाई गई वो हम लोगों ने ये देखा कि समाज में हम सबकी अलग अलग नीतियां होती है, अलग अलग रणनीति होती है, अलग अलग सोच होती है, लेकिन हाँ हाँ जब सबकी सोच को मिला करके एक विधि बना दी जाती है तो वो हाँ विधि हमारी पूरा अच्छा का अच्छा कार्य करती है, और विधि जब हाँ हाँ सर्वोच्च हो जाती है तो व्यक्तिगत कोई चीज नहीं रह जाती है। तो ऐसी जी स्थिति में हम लोगों ने पर्सनल लॉ बनाया और प्रयास इस पे अच्छा करीब 2 साल से चल रही है, और इस समय बनकर अच्छा कंप्लीट हो गया। 2 सप्ताह पहले इसको समाज को समर्पित कर दिया गया, लेकिन अच्छा समर्पित करने के बाद अभी लागू नहीं हुआ है। समर्पित किया गया मतलब उसके आधार पे हमको अभी कमेटियां बनानी है, समाज के सभी लोग अच्छा इकट्ठा हो जाए, उसके बाद तब हम जी उसको जी आगे जो है कि उसमें लागेंगे। लेकिन एक चीज बीच में जी जानकारी अभी आपके मथुरा लाल जी की तरफ से ये हुई कि आप जी जी 14 जगह के 14 जो पंचायत है, 14 पंचायत के आप सरपंच हैं और उसके जी जी संरक्षक हैं, और वहाँ एक लॉ है। तो जी जो लॉ है, क्या उस लॉ को आप हमारे पास जो है कि शेयर कर सकते हैं, उस लॉ को हम बिल शामिल बिल कर सकते हैं या? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल मैं कर सकता हूँ सर, सुनिए ना। जी देखिए अपने यहाँ जो क्या है ना, मधुरलाल जी जान रहे हैं, ये केंद्रीय समिति सीरी नारायण है ना, जी ये बहुत बड़ा जनसंख्या सर। आज के डेट में 12-15 जिला बिलोंग करता है यहाँ जी यहाँ ठीक है। और यहाँ जो छोटे मोटे जो बात हो रहा है ना, अपना जो रूढ़ी और प्रथा जी जो सदियों काल से चला आ रहा था, वो रूढ़ी प्रथा को लिपिबद्ध किया गया है, जी जिसको हम लोग नियमावली बोलते हैं, जी जिसको आप लोग पर्सनल लॉ बोल रहे हैं ना, जी उसको हम सामाजिक संचालन करने के नियमावली, जैसे बेटी रोटी का मामला हो, विवाद हो गया है, आपस में बैठना है, कहाँ से कैसा पैसा आना है, कैसे निराकृत कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग नियमावली बनाए हैं। जी जो हमारा रूढ़ी और प्रथा है ना, उसके आधार पर हम लोग नियमावली बनाए हैं, जी उसी के तहत हम लोग बैठक का संचालन करते हैं सर। जी और इस प्रकार का जो संचालन पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है ना, जी तो वो जो आज से नहीं बहुत दिन से चल रहा है, मैं हमारे पास लिखित में है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। जी 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 उसी के तहत हम लोग ये सब करते हैं सर। उसके बाद में देखिए गांव स्तर में एक होता है माने गांव इकाई, जी 10-12 गांवों का होता है, एक सर्कल होता है, जी और 10-12 गांव से अधिक हो गया है, मान ले जाए 200 गांव या 300 गांव, तो उसका एक परिक्षेत्र होता है। जी जी हाँ, परिक्षेत्र जिसको, और उसके बाद में एक जिला संगठन भी होता है जिला स्तर पर। जी चूंकि जिला स्तर अभी बना है और हमारा समाज पहले से चल रहा था, तो ज्यादातर ये परिस्थिति माने परिक्षेत्र में ही चलता है। जैसे 14 गद्दी हमारे केवड़ समाज का है ना सर, जी तो हमारा जो ये एक चापा गद्दी है, ठीक है, जी चापा गद्दी, ये चापा गद्दी में 700-800 गांव होता था, 700-800 गांव एक गद्दी में। जी और इसी प्रकार से हमारा जो बिलासपुर है, बिलासपुर जिला यहाँ हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ का, वहां एक गद्दी है, जाली लगरा गद्दी बोलते हैं उसको, जी वहां 300 गांव। जी तो इसी प्रकार से किसी गद्दी में 800 गांव, किसी गद्दी में 700 गांव, तो 14 गद्दी होता था। 14 गद्दी के एक संगठन है सीरी नारायण केंद्रीय समिति। जी आप लोग कभी आइएगा कि सीरी नारायण बहुत धार्मिक टेम्पल नगरी बोलते हैं इसको, जी जिसको भगवान श्री रामचंद्र जी को माने सबरी माता बेर खिलाई थी ना, इसी सीरी नारायण में जी वही है 14 गद्दी का हमारा मुख्यालय है। जी अब आज क्या है, आपस में थोड़ा मतभेद होने के कारण वो 14 गद्दी है, आजकल वो 35-36 गद्दी हो गया है, जी जिसको गद्दी ना बोल करके आजकल परिक्षेत्र बोलते हैं। जी और गद्दी प्रथा पहले था, अब गद्दी अब खत्म हो गया है, उसको परिक्षेत्र बोलते हैं। तो आज के डेट में 35-36 परिक्षेत्र हो गया है सर। जी तो वो उसका एक संगठन है केंद्रीय समिति सूर्य नारायण, जी तो उसका एक नियमावली है, जी नियमावली वहां बनता है, और साल भर में माघ शुक्ल सप्तमी को सूर्य नारायण होता है, बृहद महासभा होता है। जी और हर परिक्षेत्र वाले अपने अपने, जैसे गद्दी बोल रहे हैं ना, हर परिक्षेत्र वाले अपने अपने में स्तर में अपना अलग अलग महासभा रखते हैं। जी और एक महासभा होता है बड़ा महासभा, बड़ा महापंचायत, जिसको माघ शुक्ल सप्तमी, जी चाहे वो तिथि कोई दिन पड़े, चाहे कितना भी पानी गिरे, बरसात हो, आंधी तूफान आए, उस माघ शुक्ल सप्तमी को महासभा तय है पहले से। जी और ये 70-80 साल से चल रहा है सर। जी 1961 में मंदिर बना है वहां सूर्य नारायण में, 1961 में। जी उस समय, आज मंदिर भव्य है और करोड़ों की संपत्ति है वहां, जी तो आज भी संचालित हो रहा है सर।
तो वो उसका नियमावली है जिसको आप लोग पर्सनल लॉ बोल रहे हैं ना, जी वो नियमावली अपने यहाँ है। एक सवाल है कि जी जी ये शिवरी नारायण मंदिर का है या अपने समाज के प्रति है? दो चीज, यही चीज। वो हमारे साथ बना है, समाज की तरह बनाया गया है वो। चलिए ठीक है, आप भेजिए, उसको देखा जाएगा और जैसा भी होगा उसको जी जी समन्वय स्थापित किया जाएगा दोनों में। और आप अपना नंबर दे ही दिए हैं, उस पर हम व्हाट्सएप जो कर हाँ। देंगे। जी ठीक है, उस पर आप अच्छा, मैं आप लोगों से सुनिए ना, मैं आप लोगों से एक और जानकारी लेना चाहता हूँ सर। बोलिए। जैसे हमारे यहाँ बेटी रोटा का मामला होता है, हम लोग आपस में बैठते हैं, ठीक है जी। तो आप लोग उधर आपस में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं सामाजिक पंचायत वगैरह फैसला करने के लिए? अभी यहाँ पंचायत ही नहीं है कहीं, दिक्कत ये है, वो सब विखरित हो चुकी है। अच्छा, उसी अच्छा, को, अच्छा, उसी को अच्छा, समाहित अच्छा। करना है। हाँ 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 जी, उसी के लिए पर्सनल अच्छा, बनाई तो हुई है। मेरा निवेदन है, आग्रह है, जी सुनिए ना सर। हाँ बोलिए। मेरा एक आग्रह है, जी एक आध बार श्री नारायण आइए, मोतीलाल लाल जी को बोला हूँ मैं आने के लिए। जी यहाँ बैठक के बारे में समझिए और किस प्रकार का होता है। तो क्या फोन में बात करना अलग होता है, फिजिकल अब आएंगे ना उसका बात अलग होता है आपके यहाँ माघ है शुक्ल ना। सप्तमी को मैं रहूंगा। तो ये इसके लिए आप लोग एक आध बार आइए, फिर यहाँ का जो कैसे होता है बैठक होता है उसको आप समझिए सर। आपकी बैठक में माघ शुक्ल जी जी, सप्तमी माघ को शुक्ल मैं रहूंगा। सप्तमी, हाँ मैं रहूंगा। हाँ बिल्कुल आइए, हरे बिल्कुल खाने में- बिल्कुल। हाँ मैं पहुंचा रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ पहुंचूंगा निश्चित। कोई जी 5-7 लोग डेलीगेट करके, सुनिए 5-7 लोगों का डेलीगेट करके आइए, बढ़िया। जी चलिए। हेलो हाँ आएंगे जरूर। हेलो। स्वागत- जी आएंगे आएंगे एकदम। हेलो। आवाज आ रही है आपकी? आप हाँ हाँ परेशान चलिए मत होइए। जी हाँ अभी बोलिए, अभी बहुत- आपकी आवाज सुन रहे हैं। हाँ हाँ जा रही है। ठीक, और कुछ कहना है सर? विनायक सर, विनायक जी आपको और कुछ नहीं कहना नहीं है? सर, मैं आपको मैसेज दीजिएगा। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल अपना आप प्रोग्राम का मैसेज इनवाइट के रूप में भेजिएगा ताकि बिल्कुल। चलिए ये तो क्लियर हो गया बिल्कुल, है कि बिल्कुल सर। माघ शुक्ल सप्तमी, उसको मैसेज स्वयं जो है कि निषाद समाज ट्रस्ट जो है कि डालने का प्रयास करेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ अभी तक हमारा खाली चल रहा था और संयोग से आप मिले। मथुरा बिल्कुल। माझी सर का बहुत जी। बहुत स्वागत है। और आपके जी, जी। मिलने से ही पूरा जी, का जी। पूरा छत्तीसगढ़ जुड़ गया, मैं जहां तक समझता हूँ। अब जी, जी। ठीक है सर, अब माइक आप म्यूट रखिए। अब जी, जी। हमारे सामने एक नए साथी जुड़े हुए जी, हैं, जी, जी। इमरत मेहरा। ठीक ठीक। जी इमरत मेहरा, इमरत मेहरा नाम से उनका जो है कि आ रहा है आईडी। तो इमरत मेहरा साहब अपनी बात रखिए, अपना परिचय रखते हुए। इमरत मेहरा सर, इमरत मेहरा जी, आपका जो इमरत मेहरा नाम से आईडी आ रहा है, हो सकता है कोई और जो है कि परिवार का कोई और सदस्य हो, माइक मोबाइल किसी और सदस्य के नाम हो। इमरत मेहरा नाम से आ रहा है आईडी, IMRAT। जी इमरत मेहरा जी, मेहरा सर, इमरत मेहरा जी आप अपनी बात रखिए। कोई भी जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो अपना बात रखें, माइक ऑन करें, अपना परिचय दें, अपनी बात रखें। जी परिचय तो दे सकते हैं इमरत मेहरा जी। लगता है वो अपनी बात रखना भी नहीं चाहते हैं, केवल सुनना चाहते हैं। जो भी हो, हमारे समाज से हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। और तो समय काफ़ी हुआ, राजेंद्र चौधरी सर का हैंड रेज है और अब हम चाहेंगे कि मीटिंग का समापन हो। राजेंद्र चौधरी सर, आप कुछ रखना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं तो 1-2 मिनट में अपनी बातों को रखें। फिर काफ़ी लंबे समय से सभी साथी जुड़े हुए हैं और फिर हम लोग मीटिंग को यही समाप्त करेंगे। अगले रविवार फिर मिलेंगे। राजेंद्र चौधरी जी, आप अपना कुछ बात रखना चाहते थे? जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया। कुछ बोलने का मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि समय समापन की ओर है। सभी को यथायोग्य सम्मान जनाते हुए मैं आज अपनी बात, पर्सनल लॉ जो वाली बात है, अभी पूर्व वक्ता बतला रहे थे कि पर्सनल लॉ के बारे में जानते ही नहीं है।
बिल्कुल सही बात है। पर्सनल लॉ मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। पर्सनल लॉ का क्या बना है, जैसे समर्पित हुआ है, लागू नहीं हुआ है, तो कृपया करके इसको बतलाने का प्रयास करिएगा। दूसरी नंबर बात, ये जो हम लोग एकजुट होते हैं पर्सनल लॉ, मैंने जैसे मुस्लिमों का देखा गया है पर्सनल लॉ दिया गया है, आर्य समाजियों का पर्सनल लॉ दिया गया है, जिसके माध्यम से वो लोग अपना स्कूल कॉलेज वगैरह अपने नियम से चला सकते हैं। लेकिन हम निषादों को तो ऐसा पर्सनल लॉ दिया नहीं गया है संवैधानिक रूप से, शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो हम लोग जब संविधान बन गया तो संविधान में सभी को समान रूप से अधिकार दिया गया है, और हम लोग ये जो नियमावली जो बोले, ये हम लोग का अपना नियमावली, इसको भले बोल सकते हैं, लेकिन पर्सनल लॉ का डिमांड करना आज के डेट में हमारे ख्याल से ठीक नहीं है। संविधान जब है तो संविधान ही अगर सही ढंग से लागू हो जाए तो हम सभी का उद्धार हो जाएगा। हम लोग जातियों में नहीं बट करके अपने आप को मानव के रूप में इकट्ठे हो, सभी का उपकार कर। यही और विषय तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस पर बहुत कुछ बोलना था, समय अभाव की वजह से इतना ही मैं बोलूंगा। धन्यवाद। अगले दिन मौका मिलेगा तो विस्तार रूप से मैं बात करूंगा। धन्यवाद सर। ये आपका जो कथन है कि जब हमारा संविधान चल रहा है तो हमें पर्सनल लॉ की मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो ये ठीक है, अच्छी बात है कि लेकिन हमारा जो स्वयं आपको बता दें कि हमारा जो समुदाय है, स्वयं हमारा समुदाय वसुधैव कुटुंबकम की बात रखता है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला हमारा समाज है। आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव की भावना रखने की वजह से वह हमेशा मार खाया और मार खा करके आज एकदम गिरी हुई स्थिति में है। संविधान लागू है, संविधान का हम स्वागत करते हैं भारत में, लेकिन हम उसका विरोध नहीं करते कि नहीं हम उसको विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर देखा जाए तो हमारे समाज को दबाने की ही व्यवस्था है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने समाज के लिए पर्सनल लॉ की व्यवस्था हमने किया है, और प्रयास यही होगा कि 2026 में हमारी पूरी लड़ाई उसी पर्सनल लॉ को समाज शासन प्रशासन से मान्य कराने के लिए होगा कि हमारी अपनी पर्सनल लॉ, जो हम आदिवासी हैं, आदिवासियों के लिए हमारी पर्सनल लॉ स्वीकृत किया जाए। रह गई बात कि अगर हमारे पर्सनल लॉ की जो व्यवस्थाएं हैं कि हमें वो व्यवस्था प्रदान कर दी जाती है, तो जरूरी नहीं है कि अगर सरकार हमको पूरी व्यवस्था दे देती है और हमारी पूरी जो है कि मांगों को ही मान लेती है तो फिर हमें पर्सनल लॉ की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर हमारा समाज पूरा का पूरा अपने उस स्थिति में आ जाता है जो पहले था, तो फिर हमको कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा हमारा जिद नहीं होगा कि नहीं हम पर्सनल लॉ पे ही रहेंगे, लेकिन अगर हमारे समाज को वो स्थिति नहीं दी गई तो पर्सनल लॉ की हम जो है कि, और रह गई बात कि आपका संविधान यह कहता है हम संघ बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, तो अपनी जो धर्म है, अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, क्योंकि संस्कृत और सभ्यता के बाद धर्म है, तो निषाद संस्कृत और सभ्यता को मनाने के लिए और निषाद संस्कृत और सभ्यता को बढ़ाने के लिए आपकी संविधान कतई नहीं रोकती है। तो इसी के साथ हम आज की मीटिंग को हम चाहेंगे कि सभी साथियों की अनुमति से, अगर अनुमति हो तो मीटिंग यहीं पे समाप्त की जाए, फिर अगले मीटिंग में अगले रविवार को फिर मिलते हैं। जी, जैसा सभी लोग। एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा। जी सर, सोनेलाल सर। हेलो, एक लाइन में जोड़ूंगा। हाँ बोलिए। इसको तकरार में मत समझिएगा कि मैं किसी का बात को काट रहा हूँ। नहीं, तकरार को मैं पसंद नहीं करता हूँ। मैं थोड़ा सा सुझाव देना चाहता हूँ। सर वो तकरार नहीं थी, वो तकरार नहीं थी। हाँ। वो आपका प्रश्न उत्तम था, प्रश्न उत्तम हाँ, था, जैसे इसलिए उत्तम था। नहीं, मैं तकरार नहीं समझा हूँ। जैसे गत बार हुआ था ना, मैंने रमेश साहनी जी का बात को लेकर के, तो मैं जो अभी बोलूंगा इसको उस एंगल में नहीं लेंगे, ठीक ना। और मैं उस विचारधारा का व्यक्ति नहीं हूँ, इसीलिए मैं पहले उसको क्लियर कर दिया। एक लाइन जो जोड़ना था ना कि देखिए, इसका मूल मंत्र जो हम लोग का है ना, हमें संवैधानिक रूप से जो लेना है या पर्सनल लॉ बना करके हम अपने समाज को, संविधान से हमको नहीं मिला है। इसका मूल कारण है कि हम लोग बिखरे हुए समाज हैं। अब जिस किसी रास्ते से, जैसे आपने एक रास्ता बनाया, इसके रास्ते से हम लोग जुड़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो जोड़ने का आज प्रयास कर रहा है।
जब हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना तो हम लोग हर चीज को हासिल कर लेंगे। जो कि बाबा साहब का एक मंत्र है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। जब तक हम लोग राजनीतिक सत्ता में भागीदारी नहीं लेंगे, अभी हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारा हर समस्या का समाधान वहीं से निकलेगा। जरूरत है। धन्यवाद जी। उसी इकट्ठा होने के लिए हम लोगों ने पर्सनल लॉ उसको बनाई है जी। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी साथियों का। बहुत बहुत समय आप लोगों ने दिया। 10:15 से जुड़े हुए हैं और 12 बज रहे हैं, तो इजाज़त हो, मीटिंग जो है कि समाप्त की जाए। भूपेंद्र सर, नाविक सर जी। सुनेलाल सर, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं जी ठीक है सर। नाविक सर, मीटिंग समाप्त की जाए। जी जी जी, सभी साथियों का फिर एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आज की मीटिंग अब यही समाप्त की जाती है। फिर मिलते हैं अगले रविवार को। जी, धन्यवाद सभी साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जय धन्यवाद साहब, धन्यवाद साहब आपका।